बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बीए तृतीय वर्ष की इस कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और 2022 का ये मॉडल पेपर है हिंदी साहित्य के पेपर 1 का, अर्थात प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी साहित्य बीए तृतीय वर्ष। ओके, तो जिसका नाम क्या है, जनपदीय भाषा साहित्य अर्थात अवधि काव्य के बारे में हम यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। अवधि काव्य में कौन कौन से प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है और पूछे जा सकते हैं आपकी परीक्षा में, और ख़ास करके ये विशेष जो है यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो है पेपर होता है, तो उसके लिए आप देखिएगा जनपदीय भाषा साहित्य अवधि काव्य का ये पेपर होता है। हल मॉडल पेपर रहेगा ये, इसमें प्रश्न के उत्तर को भी बताने का प्रयास किया जाएगा। परीक्षा में जाने से पहले एक बार जरूर इसको देख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये मॉडल पेपर है। ओके, आइए मैं एक एक करके आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। बी तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य आधुनिक अवधि काव्य पेपर 1 मॉडल पेपर 2022। और आपको बता दूं कि इसको लेकर के एक आधुनिक अवधि काव्य के नाम से एक बुक भी है, तो उसको आप अगर प्रीफर करें तो सेकंड मतलब कि बी थर्ड ईयर की बुक ही होती है वो, तो उसमें आप सारे के सारे चैप्टर पा सकते हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर हम यहाँ पर देखेंगे, और आपका खंड आ के जो प्रश्न होंगे आपके अति लघुति टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे यहाँ से, यानी कि 10 अति लघुत्तरीय प्रश्न होंगे। एक प्रश्न करेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा, 50 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर आपको लिखना जनरली। ओके, आइए हम विस्तार से हर एक मुद्दे के मतलब हर एक प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे, और सारी चीज़ों को आपको बताने का प्रयास रहेगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में, और किसी भी प्रकार का कोई एक प्रकार से डाउट्स आपके दिमाग में ना रह जाए, इसको भी ध्यान में रखा जाएगा। तो आप परेशान मत होइएगा, उसके लिए मैं जल्द ही आपके लिए, और जल्द ही क्या आप देखेंगे कि आप लोगों के कमेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे थे कि सर जी जैसे कि जो अमोला है कविता, या फिर जो है और भी कुछ कविताएं हैं जिनकी व्याख्या हमने अभी यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं करवाई है, उनकी व्याख्या अगर आप लोगों की रिक्वायरमेंट होगी तो मैं जल्दी करवाऊंगा, लेकिन उतना ज़्यादा टाइम अब बचा नहीं। तो आप लोग जितनी भी हमने व्याख्या करवाई है, अगर उतना आप तैयार कर लेंगे तो 100% मैं गारंटी लेता हूँ कि आपके उसी में से फंस जाएंगे, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ओके, ये बात मैं एक प्रकार से बोल रहा हूँ आपको। तो आप लोग जितने चैप्टर हमने पढ़ाए हैं, जितनी कविताएं पढ़ाई हैं, सब प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगी, आप लोग देख लीजिएगा। जो 2021 का मॉडल पेपर है उसको भी एक बार देख लीजिएगा। 2021 में जो पेपर आया था उसको भी बताया है, 2020 वाला पेपर भी अवेलेबल करवा दिया, तो उसको भी आप देख लीजिएगा एक बार। ओके, तो आइए हम देखते हैं। पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा जाएगा एग्जाम्स में, क्या पूछा सकता है भाई। पहला प्रश्न आपके समक्ष है, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही धाकड़ प्रश्न है। प्रश्न क्या आपके समक्ष आ चुका है, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। प्रश्न क्या है सभी लोग देखेंगे इसमें। प्रश्न पहला प्रश्न देखिएगा, और आपको बता दूं आधुनिक अवधि काव्य ये है। ओके, आधुनिक अवधि काव्य। और आधुनिक अवधि काव्य की अगर बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये कुछ विशेष यूनिवर्सिटीज़ के लिए होता है, लेकिन फिर भी लगभग अधिकतर विश्वविद्यालय में आप देखेंगे तो जो अवध क्षेत्र से हैं उनमें यही आता है। देखिए पहला प्रश्न आपके समक्ष है कि अवधि के प्रमुख प्रेमाख्यानक काव्यधारा के कवियों का नामोल्लेख कीजिए। बढ़िया प्रश्न है, आप लोग एक बार जरूर इस प्रश्न का उत्तर पढ़ लीजिएगा। वैसे मैं बता दूं आपको कि अवधि के प्रमुख जो प्रेमाख्यानक काव्यधारा है, अब जब आप हिंदी साहित्य पढ़ते तो हिंदी साहित्य में जनरली आपने देखा होगा कि हिंदी साहित्य का एक जो भक्ति काल आता है, आपने हिंदी साहित्य में भक्ति काल तो पढ़ा ही होगा। भक्ति काल में 2 शाखाएं मुख्य रूप से हमारे समक्ष आती हैं। उन 2 शाखाओं में आप देखेंगे, एक भक्ति काल में देखेंगे आप, जैसे कि एक भक्ति काल में एक निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा आती है, यानी कि निर्गुण भक्ति शाखा, और एक जो है सगुण भक्ति शाखा। तो निर्गुण भक्ति शाखा जो थी, इसमें एक थी आपकी कौन सी, ज्ञानाश्रयी, और एक थी आपकी प्रेमाश्रयी। तो जो ये, और इसमें जो थी आपकी सगुण भक्ति शाखा में एक कृष्ण भक्ति शाखा और एक राम भक्ति शाखा। तो इससे तो हमको अभी यहाँ पर पढ़ना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया प्रेमाख्यानक काव्यधारा, तो प्रेमाख्यानक काव्यधारा तो प्रेमाश्रयी वाले में ही होगा। तो प्रेमाश्रयी के जो कवि हुआ करते थे वो प्रेमाख्यानक काव्य लिखा करते थे, तो इसीलिए इस धारा को प्रेमाख्यानक काव्यधारा भी कहा जाता था। ओके, तो इसी प्रेमाख्यानक काव्यधारा में बहुत सारे कवि हुए हैं, तो उन्हीं कवियों का नाम यहाँ पर पूछ रहा है आपसे। ओके, और खास करके आपके पाठ्यक्रम में एक कवि हैं जो कि प्रेमाख्यानक काव्यधारा की जो परंपरा है उससे संबंध रखते हैं, उनका नाम है शेख निसार। और उनकी एक रचना है जो कि आपके पाठ्यक्रम में है, यूसुफ जुलेखा। उसका एक खंड है सठ ऋतु वर्णन, उसके बारे में हमने उसकी व्याख्या विस्तार से लगभग 2 घंटे में पूरी की पूरी संपूर्ण व्याख्या कर दी है, तो आप लोग देख लीजिएगा उसको। बहुत बड़ी ही प्रेम का काव्य है, विरह का काव्य है, और उसमें विरहिनी जो है एक प्रकार से जुलेखा जो है एक प्रकार से अपने जो है पति से भी, या फिर अपने जो उसका स्वामी है जो स्वप्न में उसने माना है उसके बारे में जो है वियोग करती है, और मतलब उसके हिसाब से जो है शेख निसार जी ने अपने शब्दों में उसको बयां किया है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो प्रेमाख्यानक काव्यधारा वही है
आपकी। तो जो प्रेमाश्रयी जो शाखा थी उसी शाखा में खास करके उसी शाखा को हम प्रेमाख्यानक काव्यधारा के नाम से जानते हैं या काव्य परंपरा के नाम से जानते हैं। उसी काव्य परंपरा के शेख निसार थे। इनके अलावा शेख निसार के अलावा आपसे एग्जाम से पूछा गया कि कुछ कवियों के नाम उल्लेख कीजिए। लगभग अगर 5-6 कवियों के नाम आपको पता तो ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, आपको अच्छे अंक मिलेंगे। तो आप क्या लिखेंगे, आप नाम क्या लिखेंगे भाई, आप क्या नाम लिखेंगे? पहला नाम आप लिख दीजिएगा, जैसे कि इनमें नाम आता प्रेमाख्यानक काव्यधारा में आपका कुतुबन, ठीक है। दूसरा नाम आप देखेंगे पद्मावत के रचयिता कौन है, पद्मावत के रचयिता कौन है भाई, बड़ी अच्छी जो है प्रकार से पद्मावत रचना है नागमती वियोगवर्णन, उसमें भी आप देखेंगे प्रेमाख्यानक काव्य ही है और मसनबी शैली में लिखा गया है। 6-7 चौपाइयों के बाद शायद एक दोहा है उसमें, इस प्रकार से लिखा गया। और उसके बाद में आप देखेंगे नागमती चितौर पथेरा, इस प्रकार से है आपका। और तो वो जायसी जी की रचना है, तो जायसी जी दूसरे कवि हो गए इसके। इसके बाद में कुतुबन, जायसी, फिर आप जो है मंझन लिख सकते हो, उस्मान भी इसी में आते हैं, शेख नबी हो गए इसी में, ओके, शेख नबी हो गए। और इसी के साथ साथ आप देखेंगे आलम हो गए, आलम भी इसी कैटेगरी में आते हैं, नूर मोहम्मद हो गए, कासिम शाह हो गए, हुसैन अली हो गए, आपके शेख निसार तो ये हैं आपके पाठ्यक्रम में, ईश्वर दास भी इसी कैटेगरी में आते हैं। एक कवि है दुखरन दास, वो भी इसी में आते हैं। एक है कवि पुहंकर, वो भी आते हैं इसी में, ओके। और इसके अलावा आप देखें नरपति व्यास जी हो गए, मुरलीदास जी हो गए और जीवन लाल, ये सब भी कहीं ना कहीं पे अवधि परंपरा के जो कवि हैं जो कि प्रेमाख्यानक काव्यधारा में हैं, तो खास करके पूछा गया है। और जो भी कवि हुआ करते थे ये प्रेमाख्यानक काव्य के, जरूर नहीं कि वो अवधि में कविताएं लिखते थे, लेकिन जो अधिकतर कवि हुए हैं, लगभग सभी कवि बोल सकते हैं आप, अवधि में ही रचनाएं, प्रेमाख्यानक काव्यधारा के लगभग अधिकतर कवि ये अवधि में ही काव्य रचनाएं लिखा करते थे। आधार ग्रंथ जो हमारे वेद पुराण है या फिर जो हमारे धर्म ग्रंथ है, हिंदू धर्म ग्रंथ, उनको आधार बना करके ये लोग जो है अपने प्रेम के माध्यम से जो है एक प्रकार से भगवत प्राप्ति का साधन बनाते थे प्रेम को एक। तो ये इस प्रकार से ये लोग रचनाएं किया करते थे। तो ये इस प्रकार से हमने कवियों के नाम बता दिए। एक बार फिर से सुनिएगा, कवियों के नाम क्या है भाई, कुतुबन, मंझन, जायसी, उस्मान, शेख नबी, आलम, नूर मोहम्मद, कासिम शाह, हुसैन अली, ठीक है, शेख निसार हो गए आपके, ईश्वर दास हो गए, जो है दुखरन दास, नरपत व्यास, मुरलीदास, जीवन लाल, कवि पोहंकर, ये सब हो गए। ये सब आपके अवधि के प्रमुख प्रेमाख्यानक काव्यधारा के कवियों में आते हैं, ओके। ये सब क्लियर हो गई बातें आपकी, निश्चित तौर पर आपकी समझ में आ गई होगी बातें। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ गया। अगर आप कहेंगे तो एक आध मॉडल पेपर मैं और दे दूंगा, हालांकि इसी में आपका हो जाना चाहिए। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, पड़ीस का जन्म एवं मृत्यु कब और कहाँ पर हुई थी? पड़ीस का पूरा नाम क्या है भाई? बलभद्र प्रसाद दीक्षित पड़ीस इनका पूरा नाम है। पड़ीस जी के जन्म के बारे में आपसे प्रश्न पूछ रहा है, तो पड़ीस जी की अगर बातें बताई जाए, तो पड़ीस जी की अगर बात बताई जाए मेरे प्यारे दोस्तों, तो पड़ीस जी की अगर जन्म की बात की है, तो पड़ीस जी का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था भाई? पड़ीस जी का जन्म जो हुआ था वो 1898 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था भाई? तो उत्तर प्रदेश राज्य है, आपको पता ही होगा, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था 1898 में। किस ज़िले में हुआ था? सीतापुर ज़िला है, कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में ही है, ठीक है। और उस सीतापुर ज़िले में एक गांव है, उसका नाम है अकबरपुर, तो अंबरपुर। तो अंबरपुर गांव में इनका जन्म हुआ था, सीतापुर ज़िले में जो कि स्थित है। 1898 में जन्म होता है, उत्तर प्रदेश में ही ये राज्य है, ओके। क्योंकि अवधि काव्य परंपरा से तो सारे के सारे कभी उत्तर प्रदेश से ही संबंध रखते होंगे, क्योंकि यूपी में ही अवध प्रांत जो है उसी में अवधि बोली जाती खास करके। और अवधि परंपरा से, या फिर मैं अयोध्या का ही हूँ, तो अवधि मुझको विस्तार से आती है, जन्मजात यानी कि मेरी मातृभाषा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं अवधि बोलने में। तो अवधि जो भाषा है बड़ी प्रिय भाषा है। आप जैसे कि अवधि से अगर किसी अब बाहर जाओगे बोलोगे तो कोनो कहेंगे कि बिहारी लैंग्वेज का है बोल रहे हो। अब उनको पता ही नहीं कि हाँ जो है पूर्वी हिंदी की 3 बोलियाँ, अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ओके। और बिहारी हिंदी अलग है, उसकी जो है आप देखेंगे बिहारी हिंदी में तो भोजपुरी, मगही और मैथिली, उसकी 3 बोलियाँ हैं। तो ये सब बोलियों का कैटेगराइजेशन जिससे मिल करके हिंदी बनती है। उनसे बोलो कि जिसमें रामचरितमानस लिखा गया उस क्षेत्र से मैं हूँ। अवध क्षेत्र वही है ना जिससे रामचरितमानस लिखा गया, रामचरितमानस अवधी भाषा में है। आप देखेंगे पद्मावत जैसा महाकाव्य भी इसी में लिखा गया, जो है जायसी ने लिखा। शेख निसार कृति यूसुफ जुलेखा इसी की है रचना। और तुलसीदास जी की लगभग अधिकतर रचनाएं जो हैं वो अवधी भाषा में, कुछ रचनाएं ब्रज भाषा में हैं। तो इस प्रकार से जो बड़े बड़े कवि जो राम भक्त सखे के लगभग कवि हुए हैं, उन सभी कवियों ने अवधी भाषा का सहारा लिया है। क्योंकि अवधी भाषा, अगर राम काव्य परंपरा की बात की तो राम जी जो थे अपने अयोध्या के ही है,
और अयोध्या में इनका जन्म हुआ था। तो कहीं ना कहीं पे जो रचनाएं लिखने वाले कवि हैं वो भी अवध से ही बिलोंग करते थे, और चूँकि उनके बारे में वही अच्छे तरीके से जान सकते हैं जो कि उसी मतलब कि खास करके उसी ज़मीनी यहीं कहीं रहे हों। तो इस प्रकार से तो इनका जो पणीश जी हैं, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था भाई? ये 1898 ईस्वी में हुआ था, अंबरपुर गांव में, सीतापुर जिले में स्थित है, उत्तर प्रदेश राज्य में। और ये अवधी कविता के शिरोरत्न कहे जाते हैं बलभद्र प्रसाद दीक्षित पणीश। इनकी मृत्यु की बात की जाए तो इनकी मृत्यु जो हुई थी वो एक बार क्या हुआ कि ये प्रगतिशील विचारधारा के कवि माने जाते हैं बलभद्र प्रसाद दीक्षित जी यानी पणीश जी। और ये ब्राह्मणों का एक मत था कि जो है ब्राह्मणों के द्वारा हल नहीं चलाया जा सके, मतलब कि ब्राह्मण हल नहीं चलाएगा, ये एक प्रकार से मत था ब्राह्मणों के यहाँ पर, या फिर क्षत्रियों के यहाँ पर जो बड़े लोग हुआ करते थे, यानी कि जो जातियों में ब्राह्मणों से मुखामासीत बाहुराज जन्य करता ऊर्ध्वतस्त वैश्या पादाभ्याम शूद्रो अजायता, यानी कि जो बड़े लोग हुआ करते थे उनके यहाँ पर आप देखेंगे कि जो छोटे वर्ग के लोग हुआ करते थे, छोटी जाति के लोग, पहले वो हरवाही वगैरह किया करते थे। हरवाही कहते हैं, आप अपने दादा से पूछेगा तो, या अपने पिताजी से, अगर आपके ज़्यादा उम्रदराज पिताजी मतलब कि होंगे लगभग, तो आप पूछेगा तो बता देंगे आपको। वैसे आपके पिताजी बता देंगे, लेकिन दादाजी से पूछिएगा अगर हैं, अगर नहीं तो पिताजी से पूछिएगा तो बता देंगे कि हाँ हरवाही क्या होती है। अगर आप जो है थोड़ा सा उच्च, अगर आप ब्राह्मण क्षत्रिय घर के होंगे तो पता होगी हरवाही, या फिर अगर आप जो है बैस रहे हैं या शूद्र रहे हैं तो खास करके शूद्र लोगों से बड़ी दयनीय स्थिति थी जो है उन लोगों की। और ऐसा बिल्कुल भी कहीं ना कहीं पे होता था कि उनके पास खाने को नहीं होता था तो कहते थे कि हमारे यहाँ पर आओ आप जोतो, और उसके बाद में वही चीज़ हुआ करती थी। तो हालांकि ये अलग का टॉपिक हो गया। तो ये जोतने की जो परंपरा थी, ब्राह्मणों के द्वारा हल ना जोता जाए, तो बलभद्र प्रसाद दीक्षित जो थे, दीक्षित ये ब्राह्मण जाति के थे, तो दीक्षित ब्राह्मण ही होते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि ये जो एक प्रकार से मिथक फैला हुआ था पूरे के पूरे समाज में कि ब्राह्मण जो है वो नहीं जोत सकता है हल, या फिर ये नहीं कर सकता है, तो इस परंपरा को इन्होंने तोड़ दिया, और इसको तोड़ते हुए कहा कि मैं खुद जोतूंगा, देखता हूँ क्या होता है। तो हुआ क्या कि अब ये जोतने लगे भाई, तो क्या हुआ कि ये लगातार तो जोतते नहीं थे पहले। अब जो हल जो होता है एक प्रकार से जब जोतो तो उसमें इधर उधर भगने लगता है, क्योंकि ज़मीन मजबूत होती है तो उसमें जो है मिट्टी निकालने में दिक्कत होती है। तो भवा का कि जब ये हल जोते गए दीक्षित जी, तो इनका ये रहा कि लगातार अभ्यास नहीं रहा कि हाँ लगातार ये जो है जोतते रहे हुए। तो भवा यह है कि लगातार जोतने के ना कारण से हुआ क्या कि जो हल का जो फल होता है, फर जगह कहा जाता है, तो वह फरा जो है लोहे का रहा था, तो वह लाग गई इनके, क्या करिए, बलभद्र प्रसाद दीक्षित पणीश जी के। अब भवा का भाई जब लाग गई तो जानते हो कि तमाम प्रकार की बीमारी, तो इस प्रकार से क्या हुआ कि जब फल लग गया इनके तो कई प्रकार की बीमारी हुई। और हुआ क्या कि गंवई उपचार वो लोग उस समय ध्यान नहीं दिए, और गंवई उपचार है डीजल उजल डाल के पट्टी करके इस प्रकार से कुछ व्यवस्था करी होगी। गंवई उपचार मतलब यही होता है, तो यही सब किया गया। उसके बाद में हुआ क्या कि जो है दीक्षित जी जो थे वो हुआ क्या कि दवा नहीं लेने के बाद में क्या हुआ कि दवा के लिए लखनऊ जाते हैं। लखनऊ के जो है एक बलरामपुर अस्पताल है, लखनऊ में ही स्थित है, तो उसी अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं। लेकिन हुआ क्या कि वो कहीं ना कहीं पे टिटनेस हो जाता है, और उसी कारण से इनकी मृत्यु भी हो जाती है। और मृत्यु का दिन था आपका 14 जुलाई का। 14 जुलाई को बलभद्र प्रसाद दीक्षित जो कि अवधी कविता के शिरोरत्न, विचारधारा, प्रतिभा विचारधारा के धनी व्यक्ति रहे, बलभद्र प्रसाद दीक्षित पणीश जी का जो देहांत है वो 14 जुलाई थी उस दिन। और 14 जुलाई को ही दीक्षित जी का देहांत हो जाता है, और सन आपका पड़ेगा लगभग 1942 ईस्वी। ओके, तो इसी में इनका देहांत हो जाता है। तो इस प्रकार से ये हुआ। ओके, समझ में आ गई आपकी बातें। तो जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, इनके बारे में कुछ विस्तार से कुछ बातें हमने आपको बता दी पणीश जी के बारे में। आगे समझते हैं अगला तीसरा प्रश्न आपके समक्ष क्या है भाई। और ये जो है एक प्रकार से आप देखेंगे तो बड़े प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे, और पणीश जी की रचनाओं में आप देखेंगे तो छायावादी काव्य प्रवृत्तियाँ खूब अच्छे तरीके से प्रेरित हुई हैं, और ये सर्जक भी रहे हैं। छायावादी जो प्रवृत्तियाँ रही हैं उसमें अपनी रचनाएँ लिखा करते थे। छायावादी सांस्कृतिक चेतना ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया था। कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे भारतीय संस्कृति की जो प्रगतिशील चेतना थी वो उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। और इसी के जो है कहीं ना कहीं पे कारण से क्या हुआ था कि इन्होंने अपनी रचनाओं में अपनी संस्कृति के तमाम सारे पक्षों को जो है अपने उसमें दिखाने का प्रयास किया। जैसे आप देखेंगे इन्होंने जो है छीछा लेदर एक कविता इनकी है, बलभद्र प्रसाद दीक्षित की कविता कौन सी, छीछा लेदर। छीछा लेदर मतलब समझते हो ना, अवधी भाषा में छीछा लेदर मतलब होता है जैसे कि कहते हैं कि फैलाए भी हो जगह, कहते कि अब शहरों में कहेंगे रायता फैला दिया, तो किसी बात को इसे कहेंगे छीछा लेदर कह दो का।
छीछा लेदर समझते हो? जैसे कि मान लेते हैं कि आप जो है मूवी देखने गए हो कोई, अब वहाँ बैठ के पॉपकॉर्न खा रहे हो और कौन आपके बगल में बैठा हो, वो आपका जो है पॉपकॉर्न यानी कि जो जोंधरी के लावा होता है वह का अड़ाई दे कोनो, तो का हुआ वो छीछा लेदर होइगा, मतलब कि फैल गया इधर उधर। तो यही होता है छीछा लेदर, ठीक है। तो ये इनकी कविता है छीछा लेदर। तो उसमें पाश्चात्य संस्कृति की जो वो चीज़ें हैं वो दिखाई पड़ती कहीं ना कहीं पे। तो ये अवधि कविता के एक प्रकार से प्रगतिशील चेतना के कवि रहे हैं जो है ये। और इनकी कहीं ना कहीं पे रचना देखेंगे जो है पणिश जी की, बलभद्र प्रसाद प्रसाद दीक्षित पणिश जी इनका पूरा नाम है। और इनकी रचना देखेंगे चकल्लस, घसियारिन, सुनहली श्यामा, मनई, लरिका, बिटिया, महतारी, कृष्णलीला, बच्चों के बाप, ये तमाम प्रकार की कविता। ऐसी कविता लिखी जैसे कि इनकी सुनहली श्यामा आपके पाठ्यक्रम में है, घसियारिन आपके पाठ्यक्रम में है, मनई शायद आपके पाठ्यक्रम में है, लरिका, बिटिया, महतारी, ये सब अन्य कविताएँ हैं। बड़ी फेमस फेमस कविताएँ हैं, बड़ी अच्छी अच्छी कविताएँ हैं, पढ़ोगे तो मज़ा आ जाएगा। बस वह आई सुंदर मनई आपने कविता पढ़ी होगी। तो मैं कविता वगैरह अगर आपको कविता की व्याख्या नहीं देखी तो हर कविताओं की व्याख्या हमने इनके साथ दे दी है, तो आप लोग देख लीजिएगा एक बार। सुनहली श्यामा एक प्रकार से एक कन्या होती गांव की, और वो जो है एक प्रकार से घसियारिन कविता इनकी बड़ी अच्छी है। तो घसियारिन कविता में घास छील रही होती है, उसके बारे में जो गांव की कहीं ना कहीं पे जो दबी हुई प्रतिभा है, वो सुंदर इतनी ज़्यादा है लेकिन फिर भी घास छील रही बेचारी जा करके, और कोई मेकअप वगैरह नहीं, कोई बनावटी उसका चेहरा नहीं, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है कि सूर्य के प्रकाश से और उसके मुखमंडल पर जो है जो बाल लटक रहे हैं उस पर धूल जा करके जम जाती है, और उसी धूल से टकरा करके जो सूर्य की किरणें हैं, और जब सूर्य की किरणें उनके बालों पर पड़ती हैं तो लगता है कि सुनहरे कलर के बाल उसके आगे लटक रहे हैं। चूँकि क्या हो रहा है कि उसकी लड़की जो है, उस जो घसियारिन है, उसके जो चेहरे का ताप है, उसके जो चेहरे की जो चमक है, और कहीं ना कहीं पे सूर्य की जो चमक है वो जब लगती है तो सुवर्ण की भांति जो है उसके जो सम्मुख जो बाल लटक रहे होते हैं वो लग रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। और बड़ी ही मार्मिक तरीके से पणिश जी ने इन चीज़ों को बताने का प्रयास किया है। मुग्ध हो जाओगे आप, मज़ा आ जाएगा पढ़ने में। एक बार आप कविता की व्याख्या हमने करी है, आप लोग अवश्य देखिएगा। ओके, तो ये हो गई भाई। और बंशीधर शुक्ला जी की 5 रचनाओं के जो है साथ साथ उनकी उपाधियों को भी बताइए। बंशीधर शुक्ला जी की अगर बात की है तो बंशीधर शुक्ला जी का जन्म जो हुआ था माघ महीना था, शुक्ल पक्ष था, बसंत पंचमी का दिन था, और उसी दिन इनका जन्म हुआ था संवत 1961 ईस्वी में। 1961 से जब आप क्या घटाते हैं, 1961 से विक्रमी जो है, विक्रमी से जब आप 57 घटा देंगे तो आपका सन निकल आएगा। तो इस प्रकार से मैं घटाता हूँ, 11 माह से 7 गए, 7 4 11, यहाँ बचेगा 5 यानी 0, यहाँ बचेगा क्या 1800, तो 1804, सॉरी 1800 बोला, 1900 ही रहेगा। तो चूंकि यहाँ पर जो है 5 से 5 हो जाएगा, हासिल हासिल ले लेता। तो 1904 ईस्वी में क्या हुआ था, इनका जन्म आपका हो जाएगा। तो बंशीधर शुक्ला जी को आप देखेंगे तो इनका जन्म 1904 में। मृत्यु कब होती भाई, मृत्यु कब होती है इनकी, जन्म कहाँ पर हुआ था, लखीमपुर खीरी जिला है यूपी में ही, वहीं पर जन्म होता है। लखीमपुर खीरी में ही एक मन्योरा गांव है, उसी मन्योरा गांव में इनका जन्म होता है। और आप देखेंगे इनका निधन की बात की है, मृत्यु इनकी 26 अप्रैल को इनकी मृत्यु हो जाती है 1980 ईस्वी में। ओके, 1980 यानी 1904 से 1980 इनका समय काल रहा है। और इनकी उपाधियों की अगर बात की जाए तो इनकी उपाधियों को हम किन किन नाम से जानते हैं, उपाधियाँ बता दूँ आपको। उपाधियाँ सुन लीजिए आप सभी लोग। इनको एक तो नाम है इनका बड़ा फेमस है, अवधि सम्राट, इन्हीं को कहा जाता है। बंशीधर शुक्ला जी को अवधि सम्राट के नाम से जाना जाता है। इनको राष्ट्र कवि भी कहा जाता है, यानी कि जैसे आप देखेंगे मैथिली गुप्ता जी थे हिंदी साहित्य में, ठीक इसी प्रकार से अवधि साहित्य की जब हम बात आती है तो बंशीधर शुक्ला जी का नाम आता है। राष्ट्र कवि रहे हैं तो राष्ट्र कवि की उपाधि इनको मिली है। जन कवि भी इन्हीं को कहा जाता है, किसको, बंशीधर शुक्ला जी को। तो ये 3 प्रकार की जो उपाधियाँ इनकी बड़ी फेमस है जो कि हमने आपको बता दी। ठीक है, इनकी 5 रचनाएं आपसे पूछ रहा है, तो कौन कौन सी रचनाएं होंगी भाई बंशीधर शुक्ला जी की। बंशीधर शुक्ला जी की तो सबसे पहली बात आपको बताऊं कि ये जो है ग्रामीण चेतना के एक प्रकार से धनी व्यक्ति हैं। इनका जीवन गहरा कहीं ना कहीं पे गहरी जानकारी ग्रामीण क्षेत्र के बारे में इनके जीवन में रही है। और आप देखेंगे इनकी रचनाओं में खास करके ग्रामीण जीवन के खान पान हो, चाहे रीति रिवाज हो, या फिर पहनावे ओढ़ावे की बात हो, प्रकृति प्रवेश की बात हो, या फिर अभाव यानी कमी की बात हो, गांव में क्या क्या कमियां हैं, भुखमरी, बेकारी, बेरोजगारी, विवश जीवन लोगों का है, अंधविश्वास फैलाओ, इन सभी को बड़ी कुशलतापूर्वक जो है इन्होंने अपनी रचनाओं में व्यक्त किया है। और एक पंक्तियाँ मुझे याद आ गई इसी समय। एक पंक्तियाँ इनकी है कि हिया सूख छपरन पर फूले, लौकी सेम तुरैया, और हिया बचन के पस बिल गावे, कोमल नरम कलैया, और हिया सबय सुख अपने बल पर, पवन ढुरे रस बेनिया, और हिया बसी दुनिया की चूसी, यह गावन की दुनिया।
तो एक प्रकार से ये बड़ी फेमस जो है पंक्तियाँ हैं बंसीधर शुक्ला जी की। कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कुछ ऐसी जो है कविताएं, जैसे कि इनकी एक किसान कांग्रेस एक संस्था का है, उसका गठन भी मतलब कि एक जो है कांग्रेस को इन्होंने छोड़ दिया था, कांग्रेस में भाग लिया था इन्होंने, लेकिन उसको छोड़ करके किसान कांग्रेस संस्था का गठन भी इन्होंने किया था बंसीधर शुक्ला जी ने। तो आपसे पूछ सकता है कि इन्होंने किस राजनीतिक संस्था का गठन किया था बंसीधर शुक्ला जी ने, तो किसान कांग्रेस नामक जो है संस्था का गठन किया था इन्होंने। ओके, ये चीज़ें हैं और भी चीज़ें हैं, जैसे कि आपको अगर बात की त्रिलोचन शास्त्री जी का जन्म, सॉरी, बंसीधर शुक्ला जी की 5 रचनाओं के नाम आपसे पूछ रहा है ना, तो बंसीधर शुक्ला जी की 5 रचनाओं के नाम हमने आपको बताया नहीं अभी, क्या बताया नहीं क्या? चलिए बता दे रहा हूँ। तो बंसीधर शुक्ला जी की 5 रचनाओं के नाम अगर आपसे पूछे तो आप क्या क्या बताओगे? एक आध दो अगर आपको पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखने का प्रयास करोगे। बंसीधर शुक्ला जी की बड़ी फेमस जो रचनाएं हैं उसको आप बताने का प्रयास करें। एक बार सभी लोग लिखने का प्रयास करेंगे। ओके, बंसीधर शुक्ला जी की रचनाओं के बारे में चलिए बताइए भाई, बंसीधर शुक्ला जी की रचनाएं कौन कौन सी रचनाएं हैं बंसीधर शुक्ला जी की? बताइए सभी लोग फटाफट से। बहुत सारी रचनाएं हैं बंसीधर शुक्ला जी की, जैसे कि आप देखेंगे राष्ट्रीय गान हो गया, नेहरू सावधान हो गया, कांग्रेस की कुकुड़ुक्कू हो गई, कांग्रेस सरकार स्वाहा, खूनी पर्चा, दिल्ली षड्यंत्र। ये तो एक राष्ट्रीय चेतना परक कविताएं हैं इनकी, और भी तमाम सारी कविताएं हैं, आप बताने का प्रयास करें। बहुत सारी रचनाएं और भी हैं। ओके, चलिए बताने का प्रयास करें भाई सभी लोग। तो बंसीधर शुक्ला जी की 5 रचनाएं तो हमने बता दी, लेकिन और भी रचनाएं इनकी बड़ी फेमस जैसे कि आप देखिए बंसीधर शुक्ला जी की एक सबसे पहली रचना जो है वो कौन सी है? आल्हा सुमिरनी नाम से इनकी एक पहली रचना है। आल्हा सुमिरनी, यानी जब आल्हा स्टार्ट होता है, आपको आल्हा कभी सुना है आप लोगों ने? आल खंडे रचना है। आप परमाल लासो अपने नाम सुना होगा, चंद्रबरदाई, तो वो जो है आपका, उसमें आप देखेंगे आल खंड में, जैसे कि जाकर बिटिया सुंदर देखें जबरन ब्याह ले करवाए, धै दो डोला समर खेत में जे जीते ते ले उठाए, और मतलब रिमझिम भाला बरसे वह मैदान के बीच मझाए, यक्का मारे दुई गिर जावे तीसरा खौफ खाए मर जाए, हाथ पटक दे भूमा जो तो नौमल माटी लिए उठाए। इस प्रकार से दांत उखाड़े भंवरा नलगते दिल्लीम करे दुआरे चार। तो ये आल्हा है। तो इस आल्हा शुरू करने से पहले जो है एक सुमिरनी गाई जाती है। सुमिरनी मतलब समझते हैं जैसे मंगलाचरण है। जैसे रामायण स्टार्ट, जैसे रामचरितमानस जब से लिखा गया तो उसमें मंगलाचरण लिखा गया। ऐसे वर्ण नाम और संघा नाम रसा नाम छंद सावे भी मंगला नाम चकरतारो बंदे बाड़ी विनायको। ठीक इसी प्रकार से आप देखेंगे तो जो आल्हा लिखने से पहले सुमिरनी लिखी जाती है। तो वो सुमिरनी जो है जो गाई लिखी है किसने? तो आल्हा सुमिरनी लिखी है किसने? शुक्ला जी ने। तो इनकी एक प्रथम कृति है आल्हा सुमिरनी। उसके बाद में आप देखेंगे कृषि बिलाप इनकी रचना बड़ी फेमस है, कृषि बिलाप। उसके अंदर बेटी बेचन हो गई इन्हीं की रचना है। युगल चंडालिका इनकी रचना, कुकुड़ुक्कू, नेहरू सावधान, पंत पुराण, कमला आख्यान, नसबंदी बंद करो, ये भी रचना इन्हीं की है। तो इस प्रकार की रचनाओं के बारे में यहाँ पर इन्होंने लिखा। तो आगे समझते हैं अगले कुछ प्रश्न। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, त्रिलोचन शास्त्री की कृतियाँ एवं उनका पूरा नाम बताइए। त्रिलोचन शास्त्री जी की बात की जाए, त्रिलोचन शास्त्री जी का जो पूरा नाम है क्या है भाई? इनका पूरा नाम क्या है? सबसे पहले कृतियाँ पूछ रहा है ना, तो सबसे पहले इनका पूरा नाम जान लेते हैं, उसके बाद में इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बारे में मैं इनकी रचनाओं के बारे में बता दूंगा। ओके, तो त्रिलोचन शास्त्री जी का पूरा नाम क्या है भाई? त्रिलोचन शास्त्री जी का पूरा नाम क्या है? तो इनका मूल नाम वासुदेव सिंह है। क्या नाम है पूरा नाम इनका? वासुदेव सिंह इनका पूरा नाम है। पाठशाला जाने पर गांव के संस्कृत गुरु थे इनके, उनका नाम था देवदत्त। उन्हीं देवदत्त जी ने क्या किया था, पहले ही दिन त्रिलोचन नाम इनको दे दिया था, और यह भी निर्देश दिया था कि त्रिलोचन के साथ सिंह मत जोड़ना कभी। ऐसा उन्होंने बोला था, किसने? देवदत्त जी ने कहा था कि त्रिलोचन के साथ आप सिंह मत जोड़ना, और इसीलिए इनको कहा कि त्रिलोचन शास्त्री के आप बोलो, शास्त्री की उपाधि उन्होंने दी और कहा आप शास्त्री लगाइएगा, तो इसलिए इनका पूरा नाम क्या पड़ा? त्रिलोचन शास्त्री पड़ा। ओके, इनका मूल नाम क्या था? वासुदेव सिंह इनका पूरा नाम था। लेकिन जब ये पाठशाला ज्वाइन किए, मतलब वहाँ पर गए, तो गुरु जी थे, संस्कृत गुरु थे, उनका नाम था देवदत्त। उन्हीं ने क्या किया था, इनका नाम कहा था, त्रिलोचन नाम दिया और उपाधि दी कौन सी? शास्त्री की। और दोनों मिलाकर के बना क्या? त्रिलोचन शास्त्री, और उसी नाम से इन्होंने इनको विख्यात किया। ओके,
इनका जन्म की बात की जाए तो त्रिलोचन शास्त्री जी का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था भाद्र महीना था भादों का, और शुक्ल पक्ष था, तृतीया तिथि थी, सोमवार दिन पड़ता था उस समय। विक्रम संवत 1974 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। अगर उससे हम घटाएं 1974 से अगर आप जो है 74 से अगर आप घटाएंगे कितना, 57, 74 से अगर आप 57 घटाएंगे तो कितना आएगा, लगभग 14, 14 में से 7 गए, कितना बचेगा आपका 7, यहाँ बचेगा 6, 6 में से 1 गए 1, यानी कि 1917। तो इनका जन्म कब हुआ था भाई? 1917 ईस्वी में हुआ था। और अगर देखेंगे कि जो भादो महीना था उसमें आपका महीना पड़ता है अगस्त का लगभग, तो अगस्त में आप देखते नहीं, जुलाई में देखते हैं सावन लगता है, उसके बाद में भादो आता है। भादो भादो रे नदियारी दैवा घुमारी, ऐसे है नहीं, जो है गरजे बरसे, तो उस समय जो है बारिश का मौसम था जब इनका जन्म हुआ था, वर्षा ऋतु था। ठीक है, 20 अगस्त का समय था जब जो है त्रिलोचन शास्त्री जी इस पृथ्वी पर अपना जो है प्रथम चरण रखे। तो 20 अगस्त का दिन था। 17 में अर्थात 1917 ईस्वी में इनका जन्म होता है। और गांव चिरानी पट्टी है इनका, जिसको अभी इस समय कटघरा पट्टी के नाम से भी जाना जाता है, और ज़िले ये सुल्तानपुर में पड़ता है आपका चिरानी पट्टी। तो सुल्तानपुर में इनका जन्म हुआ था, यूपी में ही। तो इस प्रकार से इनके बारे में हमने बता दिया। तो अब त्रिलोचन शास्त्री जी की कुछ कृतियाँ फेमस जो हैं उनके बारे में आपको बता दिया जाए। त्रिलोचन शास्त्री जी का जन्म कब हुआ था भाई? सॉरी, जन्म तो हमने बता दिया। त्रिलोचन शास्त्री जी की रचना कौन सी है? पहली रचना इनकी बड़ी फेमस है भाई, कौन सी है? 1945 ईस्वी में रिलीज होती है। रिलीज मतलब क्या कि प्रकाशित होती है। तो 1945 में प्रकाशित हुई धरती जो है रचना बड़ी फेमस है। धरती, हालांकि इससे ना आप याद रखें या ना याद रखें कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर आपको नेट वगैरह की तैयारी करनी तो आप ज़रूर याद रख लीजिएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, धरती इनकी रचना है, बड़ी फेमस है। दूसरी रचना लिखिएगा आप सभी लोग, गुलाब और बुलबुल। गुलाब और बुलबुल का प्रकाशन कब होता है? 1956 में। तीसरी रचना इनकी कौन सी है? दिगंत, 1957 में प्रकाशन होता है। चौथी रचना इनकी कौन सी? ताप के ताए हुए दिन, 1980 में प्रकाशन होता है। ठीक है। और ये सब क्या है भाई? इनकी जो कृतियाँ हैं, काव्य संग्रह हैं। उसके बाद में अगली रचना इनकी है पांचवा शब्द, 1980 में प्रकाशन होता है। और छठवीं रचना इनकी कौन सी? उस जनपद का कवि हूँ, 1981 में रचना। सातवीं रचना कौन सी है? अर्घान, 1983 में प्रकाशन होता है। इसके अलावा आप देखेंगे आठवीं रचना कौन सी है? अनकहनी भी कुछ कहनी है, ये भी रचना 1985 में प्रकाशित होती है। और इसके अलावा आप देखेंगे और 2 रचनाएँ 1985 में प्रकाशित होती हैं, तुम्हें सौंपता हूँ, 9वीं रचना, और 10वीं रचना है फूल नाम है एक, ये भी 1985 में। इसके अलावा 11वीं रचना जो है ये 1986 में प्रकाशन होती है, इसका देशकाल रचना है। और अगली रचना है 12वीं इनकी कौन सी है? सबका अपना आकाश, 1987 में प्रकाशन होता है उसका। और 1987 ईस्वी में 2 और रचनाएं, जैसे कि तीसरी जो 13वीं रचना इनकी है वो है चैती, 1987 ईस्वी में प्रकाशन होता है। और जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित है उसका नाम है अमोला, 14वीं रचना है, उसका भी प्रकाशन 1987 में ही जो है संकलित होता है। ओके, तो प्रकाशित होता, तो 1987 में अमोला। तो इस प्रकार से इनकी रचनाओं के बारे में हमने बता दिया। एक बार फिर से सुनिएगा आप सभी लोग। धरती, गुलाब और बुलबुल, दिगंत, ताप के ताए हुए दिन, शब्द, उस जनपद का कवि हूँ, अर्घान, अनकहनी भी कुछ कहनी है, तुम्हें सौंपता हूँ, फूल नाम है एक, देश काल, सबका अपना आकाश, चैती, अमोला। जब भी आप याद करें तो 2-2 का कॉम्बिनेशन याद करें। जब हमने याद किया था तो मैंने ऐसे याद किया था, जब मैंने भी तो पेपर दिया अवधि काव्य का ना, जैसे कि हमने जब बीए किया था, हिंदी से ही किया है, तो हमने भी अवधि यूनिवर्सिटी से ही पढ़ा था जो है, तो उसमें भी अवधि काव्य हमने पढ़ा है। तो हमने इसको याद किया था पूरा का पूरा, त्रिलोचन शास्त्री जी की रचनाओं को सारी की सारी हमने कैसे याद किया था? जैसे धरती, गुलाब और बुलबुल, धरती, गुलाब और बुलबुल, दिगंत ताप के ताए हुए दिन, दिगंत ताप के ताए हुए दिन। उसके बाद में शब्द, उस जनपद का कवि हूँ, शब्द, उस जनपद का कवि हूँ, अर्घान, अनकहनी भी कुछ कहनी है, तुम्हें सौंपता हूँ, फूल नाम है एक। ओके, देश काल, सबका अपना आकाश, चैती, अमोला। इस प्रकार से याद किया था। आपका कॉम्बिनेशन बना करके याद करेंगे, याद हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है 5वां नंबर, समकालीन अवधि कविता के प्रमुख कवियों का नाम उल्लेख कीजिए। बढ़िया प्रश्न है। समकालीन अवधि कविता के प्रमुख कवियों का नाम उल्लेख कीजिए। समकालीन अवधि कविता की अगर बात की, यानी कि ये जो आधुनिक कविता है, आप देखेंगे समकालीन कविता का दौर रहा हिंदी साहित्य में, हिंदी कविता में, और उस समय जो कविता लिखी जा रही थी अवधि भाषा में, वो कौन कौन सी थी, या फिर उसके कवि कौन कौन से हैं, उसके बारे में आपसे पूछ रहा है। तो समकालीन अवधि कविता की अगर बात की जाए तो उसमें प्रमुख कवियों में आप देखेंगे तो त्रिलोचन शास्त्री जी का नाम तो अग्रगण्य है। इनकी एकमात्र रचना अमोला जो है अवधि में है, लेकिन बड़ी फेमस वही इतनी हो गई। तो अमोला इनकी किस भाषा में भाई? अवधि भाषा में। हिंदी के बड़े कवि रहे हैं कौन? त्रिलोचन शास्त्री जी। लेकिन इनकी जो है कहीं ना कहीं समकालीन अवधि कविता में इनका नाम अग्रगण्य है, अग्रणी है त्रिलोचन शास्त्री जी का। और भी कवि आप लिख सकते हो उसमें, जैसे कि
जो है समकालीन अवधि कविता में और भी कवि हैं, जैसे कि त्रिलोचन शास्त्री के अलावा आप देखेंगे पारस भ्रमर जी हो गए, दयाशंकर दीक्षित को एक और नाम, उनका उपनाम है देहाती। देहाती नाम के जो कवि हैं उनका नाम है दयाशंकर दीक्षित, वो भी समकालीन अवधि कविता के ही हैं। इनके अलावा आप देखेंगे तीसरे कवि कौन से, चौथे कवि आपके तीसरे कवि ही होंगे हरिभक्त सिंह पमार। उनका पूरा नाम क्या है, इनका नाम है पूरा नाम हरिभक्त सिंह, इनका उपनाम है पमार। पमार भी समकालीन अवधि कविता के ही हैं। और उसके बाद में चौथे कवि आपके कौन से आएंगे, लवकुश दीक्षित। लवकुश दीक्षित भी समकालीन अवधि कविता के हैं। इसके अलावा आपके राम शरण सिंह ये भी हैं। केदारनाथ मिश्रा, उपनाम इनका चंचल है केदारनाथ मिश्रा जी का, ये भी जो है केदारनाथ मिश्रा जी भी हैं समकालीन अवधि कविता के। इसके अलावा आप देखेंगे रमाकांत श्रीवास्तव जी हो गए, ये भी जो है समकालीन अवधि कविता से बिलोंग करते हैं। और चक्रपाणी पांडे जी हो गए, आद्या प्रसाद मिश्रा उन्मत्त जी जो हैं आपके पाठ्यक्रम में हैं, आद्या प्रसाद मिश्रा उन्मत्त, ये भी जो है समकालीन अवधि कविता के। और ब्रजभूषण लाल श्रीवास्तव जी ये भी जो है समकालीन अवधि कविता से बिलोंग करते हैं। तो इस प्रकार से आपने समझा। ओके, आगे बढ़ते और भी मुद्दों को हम समझने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, जो है 6वां नंबर प्रश्न है, आचार्य विश्वनाथ पाठक के काव्य में निरूपित राष्ट्र प्रेम पर प्रकाश डालिए। प्रश्न क्या आपसे पूछ रहा है, प्रश्न आपसे कह रहा है कि आचार्य विश्वनाथ पाठक के काव्य में निरूपित राष्ट्र प्रेम पर प्रकाश डालिए। राष्ट्र प्रेम जो है निरूपण किया है आचार्य विश्वनाथ पाठक जी ने, उसके बारे में आपसे पूछ रहा है। तो आइए जानते हैं आखिरकार जो है इन्होंने क्या किया है। आचार्य विश्वनाथ पाठक जी ने अपने काव्य में निरूपित राष्ट्र प्रेम के बारे में क्या लिख सकते हैं आप एग्जाम में। तो आचार्य विश्वनाथ पाठक जी की बात की जाए, आचार्य विश्वनाथ पाठक जी का जन्म कहाँ पर हुआ था भाई, तो फैजाबाद जिला है उसी में इनका जन्म हुआ था विश्वनाथ पाठक जी का। और अब फैजाबाद को क्या कर दिया गया, तो अब वो अयोध्या जिला हो चुका है। तो अयोध्या जनपद के पटखोली नामक गांव में हुआ था इनका जो है जन्म। तकिया कानूनगो नामक जो है पटखोली को कहा जाता है, तो उसी गाँव में इनका जन्म हुआ था। 24 जुलाई का समय था, 24 जुलाई को इनका जन्म होता है 1931 ईस्वी में आचार्य विश्वनाथ पाठक जी का। और एक प्रकार से इनके जो पिताजी हैं उनका क्या नाम था, इनके पिताजी का नाम है राम प्रताप पाठक जी, बड़े ही विद्वान पंडित रहे हैं ये। और जो है पटखौली गांव वर्तमान में अंबेडकर नगर जिले में आपका पड़ता है लगभग में। ओके, तो अब पहले फैजाबाद जिला पड़ता था, अब अम्बेडकर नगर जिले में अब हो गया है। ठीक है, कौन वो फैजाबाद में जो एक प्रकार से पटखौली नामक जो गाँव है। ओके, और यह गोसाईगंज जो कस्बा है आप देखेंगे गोसाईगंज, उसी के कस्बे से लगभग 9 किलोमीटर दक्षिण में आप बाला पकौली मार्ग जो है, उसी बाला पकौली मार्ग पर जो है ये स्थित है। कौन, तो ये जो गांव है इनका पटखौली गांव, किसका, आचार्य विश्वनाथ पाठक जी का। तो इन्हीं के बारे में कहीं ना कहीं पे आपसे प्रश्न पूछा गया, क्या क्या कि आचार्य विश्वनाथ पाठक के काव्य में निरूपित राष्ट्र प्रेम पर प्रकाश डालिए। तो भैया इनकी आप देखेंगे तो इनकी आचार्य विश्वनाथ पाठक जी की आपके पाठ्यक्रम में कौन सी रचना है, तो सरमंगला है। सरमंगला आपके पाठ्यक्रम में ही संकलित है ना, बिल्कुल। तो इनकी अगर बात की जाए तो आचार्य विश्वनाथ पाठक जी की, तो इनकी रचनाओं में राष्ट्र प्रेम जो है आप लिखेंगे क्या, कि आचार्य विश्वनाथ पाठक जी की रचनाओं में राष्ट्र प्रेम जो है वो बड़े स्तर पर अर्थात व्यापक रूप में विद्यमान है, देखने को मिलता है। और इसी के साथ ही साथ आप लिख सकते हो इसमें कि अपने देश की माटी के प्रति ये अपने आप को एक प्रकार से अनन्य अनुराग की व्यंजना जो है कहीं ना कहीं पे अपने रचनाओं में दिखाने का प्रयास करते हैं। और कहीं ना कहीं पे अनुराग की जो व्यंजना है जो है माटी के प्रति, अपनी मिट्टी के प्रति बड़ी सहानुभूति, वो इनकी रचनाओं में आप जहाँ कहीं पर भी चाहें तो देख सकते हैं। और इनका राष्ट्र प्रेम जो है संकुचित और संकीर्ण नहीं रहा है, कम नहीं रहा है, ये व्यापक स्तर पर रहा है। और आप देखेंगे इनकी पंक्तियों की बात करें तो एक जो है इनकी पंक्तियाँ याद आ गई मुझे, और आप लोगों को हमने इसकी व्याख्या भी बताई होगी, पढ़ाया था तब। पंक्तियाँ हैं आपकी, कौन सी पंक्तियाँ हैं भाई, पंक्तियाँ हैं कि स्वर्ग से बढ़ के सुंदरी, जीव से अधिक प्यारी, और जहाँ बसंत बसे बागिनमा खेतन वहाँ हरियाली। ये इनकी पंक्तियाँ हैं, ये अपने देश को लेकर के कि स्वर्ग से बढ़ के सुंदर, स्वर्ग से बढ़ कर के सुंदर है। ओके, जीव से अधिक प्यारी, यानी कि अब जीवन से, यानी कि जो जीव है अपना, उससे भी अधिक प्यारी है क्या, जहाँ बसंत, जो अपनी भूमि है, जो अपनी मातृभूमि है, जहाँ बसंत बसे बगेनमा, यानी जहाँ पर बागों में क्या है, बसंत लग चुका है और बागों में हमेशा बसंत रहता है। और खेतन में हरियाली, जहाँ पर जो है खेतों में हरियाली जो है बनी रहती है बसंत आने जाने के तदुपरांत, उस देश में मैं निवास करता हूँ, उस मिट्टी में मैं रहता हूँ। इस प्रकार से कहीं ना कहीं पे इनकी विचारधारा रही, दृष्टिकोण। तो राष्ट्र प्रेम इनका व्यापक स्तर पर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
अगला प्रश्न आपके समक्ष है इनका, आपके पाठ्यक्रम में सर्वमंगला जो है सर्वमंगला महाकाव्य का कौन कौन सा सर्ग संकलित है, उनका उसका नाम उल्लेख कीजिए। ये भी आपका बढ़िया पूछा गया प्रश्न। तो प्रश्न क्या है भाई, प्रश्न आपसे पूछ लिया गया है, प्रश्न बड़ा अच्छा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रश्न क्या पूछा गया भाई, प्रश्न यह पूछा गया कि आपके पाठ्यक्रम में सर्वमंगला जो महाकाव्य है उसका कौन कौन सा सर्ग आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, इसका नाम उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो ये आपके पाठ्यक्रम में सर्वमंगला का जो सर्वमंगला एक महाकाव्य है इसकी बात की जाए तो इसका सर्वमंगला महाकाव्य का एक तो 13वां जो सर्ग है, 13वां सर्ग कौन सा है आपका, और 14वां सर्ग। 13वां सर्ग का नाम क्या है भाई, 13वें सर्ग का नाम है स्वतंत्रता का मंच। ओके, 13वें सर्ग का क्या नाम है, स्वतंत्रता का मंच। तो वो आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, जिसकी व्याख्या हमने नहीं बताई है। आप लोग बहुत ज़्यादा कहते थे सर जी बता दीजिए, हमने लेकिन अभी नहीं बताई है। ओके, थोड़ा लंबा था। और जो 14वीं आपकी है वो कौन सी है, सुराज का स्वरूप या सुराज की स्थापना। ठीक है, सुराज का स्वरूप या सुराज की स्थापना। तो आपके पाठ्यक्रम में क्या, सुराज की स्थापना, बात एक ही, सुराज की स्वरूप या सुराज की स्थापना। तो वो जो है 14वां सर्ग है। तो ये दोनों आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं। ओके, क्या, स्वतंत्रता का मंच और सुराज की स्थापना। समझ में आ गई बातें। और एक बात और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा इसी बात को लेकर के कि जो भी आपके पाठ्यक्रम में कविताएं संकलित हैं, किस कवि की कौन सी कविता संकलित है, तो 5-5 कविताएं लगभग संकलित हैं हर एक कवि की, जिनमें से आप देखेंगे तो ये सर्वमंगला वाला तो इसमें 2 ही, अमोला तो एक ही है, रचना त्रिलोचन शास्त्री को भूल जाइए, और विश्वनाथ पाठक जी की ये जो सर्वमंगला और ये दोनों तो हैं। बाकी आद्या प्रसाद मिश्रा उन्मत्त हो गए, और इसके बाद बलभद्र प्रसाद दीक्षित पड़ेश जी हो गए, शेख निसार का तो एक यूसुफ जुलेखा है ही, और बाकी जो बचते हैं आपके उनके जो है 5-5 बंशीधर शुक्ला जी के, तो इनकी 5-5 कविताएं हैं, तो उनको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा कि हाँ इनकी है, जो कि कभी कभी एग्जाम से आपसे पूछ लेता है कि जो है आपके पाठ्यक्रम में फलाने की कौन कौन सी कविता संकलित है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप एक बार जरूर याद कर लीजिएगा इसको। तो आपसे पूछ सकता है कि आद्या प्रसाद मिश्रा जी की कौन कौन सी कविता है आपके पाठ्यक्रम में, तो कौन कौन सी है भाई, डगर महकी, दूसरी कविता है पाती, तीसरी है आज दिवारी आ, चौथी है गर्मी आई, पांचवी है तनी झूम के बरस। इस प्रकार से इनकी कविताएं आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। तो इस प्रकार से भी आप तैयार कर लीजिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आगे से हम समझते हैं अगला प्रश्न आपके समक्ष कौन सा भाई, अगला प्रश्न आपके समक्ष, शेख निसार के गुरु का क्या नाम था। शेख निसार के गुरु का क्या नाम था आपसे पूछा जा रहा है। तो शेख निसार जी की अगर बात की जाए तो शेख निसार के गुरु का क्या नाम था भाई, शेख निसार के गुरु का नाम था जो है शेख हबीबुल्लाह। क्या नाम था, शेख हबीबुल्लाह इनके गुरु का नाम था, जो इनके गुरु थे वो रिश्ते में शेख निसार के पितामह क्या लगते थे, पितामह लगते थे, यानी बाबा लगते थे। ओके, तो शेख निसार ने किससे, एक प्रकार से मौलविया संप्रदाय में दीक्षा भी ली थी। और सूफी साधक के जीवन में गुरु का सर्वोच्च स्थान होता है, पीर जिनको कहा जाता है। तो अगर पूछे शेख निसार के पीर कौन थे, पीर माने गुरु ही होता है। ओके, ये बात आप भी ध्यान रखेंगे। तो ये गुरु के अनुकरण करता थे, गुरु जो कहते थे वही करते थे, एक प्रकार से उनकी आज्ञा मानने वाले थे। और एग्जाम से कभी कभी पूछ लेता कि यूसुफ की चारित्रिक विशेषताएं बताइए, तो आप बता दीजिएगा कि यूसुफ जो था पितृभक्त था, क्षमाशील था, विनयशील था, और श्रेष्ठ स्वप्न विश्लेषक था, सपनों को बहुत अच्छे तरीके से बता लेता था, वो प्रेमी भी था खूब उत्कृष्ट तरीके से, कर्तव्य परायण भी था, अच्छा पति के तौर पर था, त्यागी था, उदार हृदय वाला था। ठीक है, इस प्रकार से। और इसी प्रकार से जुलेखा की अगर चारित्रिक विशेषताएं बताइए, जुलेखा क्या थी भाई, एकनिष्ठ प्रेमिका थी, हमेशा प्रेम एक ही व्यक्ति से, अपूर्व सुंदरी थी, आदर्श पत्नी थी, संघर्षशील एवं कूटनीतिक स्त्री थी। तो इस प्रकार से। ओके, तो ये सब हो गए। शेख निसार का वास्तविक नाम क्या था पूछे तो क्या बताएंगे, शेख निसार का वास्तविक नाम क्या था भाई, शेख निसार का वास्तविक नाम क्या था, तो शेख निसार का वास्तविक नाम था आपका गुलाम अशरफ। क्या नाम था भाई शेख निसार का, गुलाम अशरफ इनका वास्तविक नाम था, किसका, शेख निसार का। समझ में आ गई बातें। तो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई आपकी, समझ में आ गई होंगी बातें। यूसुफ जुलेखा खंड मतलब कि काव्य खंड में कितने प्रमुख पात्र हैं आपसे अगर पूछे तो यूसुफ, जुलेखा और यकूब, ये 3 मुख्य पात्र के रूप में आते हैं। ओके, समझ में आ गई बातें। तो इस प्रश्न का उत्तर आपके समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष पूछा जा सकता है एग्जाम्स में कि आधुनिक अवधि कविता के सांस्कृतिक चेतना पर प्रकाश डालिए। आधुनिक अवधि कविता के सांस्कृतिक चेतना पर प्रकाश डालिए, बढ़िया प्रश्न आपसे पूछ लिया गया है। तो आधुनिक अवधि कविता क्या लिखेंगे इसमें, आप लिखिएगा कि आधुनिक अवधि कविता की सांस्कृतिक चेतना अत्यंत ही प्रखर है। और इस काल के प्रमुख कवि में आप देखेंगे, कवियों का नाम बता दीजिएगा, बलभद्र प्रसाद दीक्षित पड़ीस, बंशीधर शुक्ला जी, जो है मृगेश जी,
उर्मत जी, त्रिलोचन शास्त्री जी, आचार्य विश्वनाथ पाठक, ये सब शामिल हैं। और इन कवियों ने अपनी कविताओं में अवध क्षेत्र की लोक संस्कृति के बारे में खूब अच्छे तरीके से बताने का प्रयास किया है और सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है अवध चीज़ों मतलब अवधि समाज का, अवध के क्षेत्र का। ओके, और देश के बारे में बताने का प्रयास। तो एक प्रकार से राष्ट्र प्रेम की भावना भी कूट कूट कर भरी हुई है। शोषक वर्गों के प्रति विद्रोह भी देखेंगे, छायावादी जो है प्रभाव भी कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे इस प्रकार से। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, मध्यकालीन और आधुनिक अवधि कविता में 5 अंतर कोई बताइए। प्रश्न बड़ा ही अच्छा है। प्रश्न क्या पूछा गया है आपसे? प्रश्न बड़ा ही अच्छा है भाई, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये प्रश्न बड़ा ही अच्छा है। प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, फटाफट से एक बार बताने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। प्रश्न आपसे पूछा गया कि मध्यकालीन अवधि और जो है आधुनिक अवधि, इन दोनों में मुख्य रूप से आपसे पूछा गया है क्या, कुछ अंतर पूछा गया है। ओके, लगभग 5 अंतर आपसे पूछा गया। ओके, तो क्या बताएंगे आप सभी लोग 5 अंतर में? 5 अंतर में क्या बताएंगे? अवधि और मध्यकालीन अवधि और आधुनिक अवधि, इन दोनों में क्या अंतर है? बड़ा अच्छा प्रश्न है, एग्जाम्स में हो सकता है पूछ लिया जाए आपसे। ओके, तो आइए हम समझते हैं कि आखिरकार आधुनिक अवधि और जो है मध्यकालीन अवधि, इन दोनों में क्या क्या अंतर है। ओके, अवधि तो आपको पता ही, अवधि का विकास कहाँ शुरू हो जाता है, तो आप देखेंगे आदिकाल में अवधि का विकास आप देखेंगे 1000 ईस्वी से प्रारंभ होता है, 1500 ईस्वी तक आदिकाल में ही चलता है। मध्यकाल यानी अवधि को हम 3 काल खंडों में बांटते हैं मुख्य रूप से इनके जो है विकास को। एक मध्यकाल 1500 ईस्वी से लेकर के 1850 ईस्वी तक एक अवधि चलती है, और एक आधुनिक काल की जो अवधि है वो 1850 से अब तक चलती आ रही है। आप देखेंगे आदिकालीन जो अवधि है वो अर्धमागधीय अपभ्रंश से अवधि के जो बीज अंकुरित हुए हैं उनका सामयिक विकास जो है मध्यकाल में होता है। और परंतु आप देखेंगे तो मध्यकाल के जो एक प्रकार से उत्तरार्ध है उसी में ही उसकी मंद गति जो है एक प्रकार से ढीली पड़ने लगती है, और जो अवधि है वो कहीं ना कहीं पे आधुनिक काल में द्विवेदी युग तक स्थिति जो है एक प्रकार से खूब अच्छे तरीके से, और द्विवेदी युग में पुनः इस भाषा में एक प्रकार से जन साहित्य के सृजन की धारा पल्लवित और पुष्पित होने लगी, और जो आज की प्रगति है उसी की ओर अवधि जो है लगातार बढ़ रही है। और देखेंगे बीच में क्या हुआ कि ब्रजभाषा आती तो उसकी अवधि थोड़ी सी ढीली पड़ती है रीतिकाल में, फिर भी आप देखेंगे आधुनिक काल में अवधि का थोड़ा सा स्वरूप हमारे समक्ष आता है। तो हम देखते हैं भाई मध्यकालीन अवधि और आधुनिक अवधि में क्या क्या अंतर है। 5 अंतर। तो पहला अंतर खास करके आप लिखिएगा, पहला अंतर क्या है? आधुनिक अवधि और मध्यकालीन अवधि में पहला अंतर है, पहला अंतर है मध्यकालीन अवधि में जो सकना है ना, मध्यकालीन अवधि में सकना के अर्थ में पारब जो है किया मतलब क्रिया जो है पारब क्रिया उसका प्रयोग होता है, जबकि आधुनिक अवधि में इसका लोप हो जाता है, सकना क्रिया नहीं है। ओके, यहाँ पर देखते हैं जो है जो आधुनिक अवधि इसमें सकना नहीं है। ओके, कर्ता चिन्ह का लोप है यहाँ पर। दूसरा अंतर इसमें क्या है कि मध्यकाल में उत्तम पुरुष एक वचन में मैं का प्रयोग होता है, मध्यकाल में मैं का प्रयोग होता था एक वचन उत्तम पुरुष के लिए, जबकि आधुनिक अवधि में मैं की जगह पर हम का प्रयोग होता है। आप अवधि में देखेंगे तो अकेले के लिए कहेंगे कि हम ही कह ले भाई, तो हम ही कह ले भैया, हम बाजार चला जाइए, इस प्रकार से। तो यहाँ पर पहले मध्यकाल में ये था कि मैं बाजार चले जाऊँ। आप देखेंगे जब जो है तुलसीदास जी की रचनाएं लिखी है तो उसमें मैं का प्रयोग करके लिखा गया होगा, और ख़ास करके आप देखेंगे तो अब देखेंगे हम लोग कहने लगे कि हाँ हम बाजार जाई थे, हम ही करी थे, हम वो करी थे, हम खाना खाई थे भाई, बादी मिल भाई तुझसे, इस प्रकार से बोलेंगे। तो ये हो गई अवधि का एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे आधुनिक अवधि। ओके, तीसरा अंतर इसमें क्या हो गया आपका? तीसरा क्या? मह कह आदि परसर्गों की जगह पर आधुनिक अवधि में मो का जो है एक प्रकार से रूप प्रचलित हो गया। अर्थात पहले कहते कि मह या महा व महा, या फिर यह माँ यह माँ वह माँ, अब क्या कहते हैं भाई? या माँ या यामो वामो, इस प्रकार से। ठीक है, यामा वामा इस प्रकार से बोलते हैं। या आबा जाबा नहाबा खाबा, कहीं पर आबो जाबो बोलते हैं। फैजाबाद में आप देखेंगे खास करके, सुल्तानपुर में इस तरीके से, अम्बेडकर नगर में तो यहाँ पर आबा जाबा बोलेंगे, यानी कि जैसे अगोंडा में देखेंगे यहाँ पे हम रहते तो यहाँ पर कहेंगे का हो हुआ चलबो बाजार चलबो, चलबो बोलेंगे। और फैजाबाद में अगर आप जहाँ पर देखें वहाँ हुआ चलबा ऐसे बोलेंगे, हुआ चलबा भैया। और ख़ास करके किसी को अगर बोलना होगा जा राजू तुम बात्या बड़ा ऐसे, इस प्रकार से बोलेंगे। फैजाबाद अम्बेडकर में सुल्तानपुर साइड गोंडम कहेंगे का मुंडमा चलबो हुआ आओ चली, इस प्रकार से बोलेंगे। और आप देखेंगे इसी प्रकार से बहराइच के साइड में चलेंगे, वहाँ भी अवधि का क्षेत्र है, तो उस साइड कैसे बोलेंगे? का भैया उधर चली हो, ऐसे बोलेंगे। खैका उका की हो, इस प्रकार से बोलेंगे। खैका माने खाना वाना खाए हो,
तो इस प्रकार से बोलेंगे। तो ये भी आप देखेंगे अवधि में भी कई कैटेगरी है, ठीक है, अलग अलग कोस कोस पर पानी बदले, 3 कोस पर पानी, वही वाली हाल है। तो यहाँ पर तीसरा अंतर क्या होगा, मह कह आदि परसर्गों की जगह पर क्या कर दिया गया, मोह रूप का प्रचलित हो गया। चौथा अंतर क्या हो गया, सभी परसर्गों के साथ चलने वाली ही या फिर ही विभक्ति समाप्त हो गई है। इसकी जगह पर जो है घर जाब का प्रयोग होने लगा। जैसे कि पहले कहते थे कि जो है कौन सा सभी परसर्ग, जैसे कि घर जाही या फिर जई हैं, इस प्रकार से होता था। तो घर जाब, ही में लगाना ख़त्म कर दिया, घर जाही नहीं, घर जाब, हम घर जाब, या फिर हम घर जाब, इस प्रकार से, ठीक, ये हो गया। पांचवा अंतर इसमें क्या लिख सकते हैं आपकी, मध्यकाल की अवधि में अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग नहीं था। आप देखेंगे क्योंकि मध्यकाल में उतना जो है अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग नहीं था। तो आधुनिक अवधि में क्या हुआ कि जब अंग्रेज लोग आए तो इसमें क्या हो गया, अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग, जैसे कि रेल और उसके अंदर टिकस, स्टेशन, जैसे हम अपने सबके यहाँ क्या बोलते हैं, जैसे कि रेलगाड़ी कहेंगे रेल बोलेंगे कि रेलवा जाती वादे, रेलिया देखेंगे, अब बिहारी में रेलिया बैरन पिया कुल यहाँ जाए, इस प्रकार से। तो अलग अलग जगह पे जो है अलग अलग तरीके से भाषा का प्रयोग होता है। अब हम लोग टिकट को टिकट नहीं कहते हैं, जैसे अवधी भाषा में टिकट बहुत, अब तो कहने लगे लोग पढ़े लिखे अगर, मतलब कि जो हिंदी उंदी जान गए हैं। बाकी अगर देहाती टिकसवा हमारा कटवाए लाए हो तो नहीं। अब भाई अयोध्या जाए हो तो हमारे यहाँ टिकरी स्टेशन है बगलिए, तो हुआ जैसे अयोध्या जाए भा तो 10 रुपये टिकट लागत रहा पहले। तो हुआ जाओ अगर तो गाँव के कहीं, मतलब बहुत लोग जो है श्रद्धालु लोग, जैसे कि दादी वादी हमारी, टिकसवा कटवा लो भैया हमारो तो ऐसे, अच्छा ठीक है मैं कटवा लें, ये चीज़। तो ये भैया जो है टिकस, तो टिकस हम लोग मतलब कि यहाँ पर अवधि में टिकस वगैरह बोलते हैं, ठीक है। जैसे टेशन, स्टेशन नहीं, टेशन, 60 टेशन बोलते हैं, टेशन। अभी आप कभी आइएगा अयोध्या, मतलब कि यहाँ पर अयोध्या या फिर गोंडा स्टेशन पे, तो ऐसा नहीं, ये नहीं कहेंगे चलिए स्टेशन, रेलवे स्टेशन, रेलवे, ऐसा नहीं बोलेंगे, आइए टेशन, ऐसे बोलेंगे। गोंडा में भी जैसे मेन सिटी की बात करो तो सिटी में आप देखेंगे सभी लोग शुद्ध हिंदी बोलते हैं लगभग अधिकतर, लेकिन अगर उसको भी देखेंगे तो वो भी इसे शुद्ध हिंदी में भी अवधि कहीं ना कहीं पे छुपी हुई, टेशन, आइए टेशन, ऐसे बैठाएंगे बोलेंगे। हर जगह पे आप देखें अधिकतर। यहाँ पर जैसे कानपुर में मैं रहता था तो वहाँ पर जैसे कि IIT कानपुर IIT जाना हुआ तो IIT नहीं बोलेंगे, IT, इस प्रकार से, IT गेट, इस प्रकार से, ये चीज़ें। तो ये होता है आपका। तो ये हो गया आपके 5 अंतर हो गए ना। आगे समझते हैं अब हम। यहाँ पर देखिएगा सभी प्रश्नों के उत्तर देने, खंडबा से आप देखेंगे 200 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब यहाँ पर जो है ये प्रश्न है, इनके उत्तर आपको बता दिए जाए। आप कहें तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको बताने का प्रयास किया जाए विस्तार से मेरे प्यारे दोस्तों। ओके, क्या कहते हो? चला जाए। तो पहला प्रश्न आपके समक्ष क्या है भाई, देखिएगा कि मृगेश जी, और यहाँ पर देख खंडबा से लघुत्तर टाइप के प्रश्न है, इसी में व्याख्या प्रश्न भी आएंगे, भी व्याख्या के जो हैं उनको भी दिखा दूंगा आपको। मृगेश जी का संक्षिप्त जीवन वृत्त लिखिए। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। मृगेश जी के जीवन वृत्त के बारे में आपसे पूछ रहा है, यानी कि संक्षिप्त जीवन वृत्त यानी जीवन परिचय आपसे पूछ रहा है। तो गुरु प्रसाद सिंह इनका पूरा नाम है मृगेश जी का। ओके, और इनका जन्म जो होता है कहाँ पर हुआ था, कब हुआ था, 1910 को हुआ था। 1910 ईस्वी में इनका जन्म होता है। कहाँ पर, 12 जनवरी का दिन था। उस समय बाराबंकी जिले में एक रामनगर ग्राम पड़ता, उसी रामनगर में इनका जन्म होता है। और साहित्य सृजना की दृष्टि से बात की है तो सचमुच मृगेश जो है ही थे ये। और इन्हें खड़ी बोली, अवधी और ब्रजभाषा तीनों में रचनाएं इनकी मिलती हैं कहीं ना कहीं पे। और इनके जो अधिकतर साहित्य हैं वो अवधी में ही लिखे गए हैं, और अवधी के एक श्रेष्ठ कवि कहे जा सकते हैं गुरु प्रसाद सिंह मृगेश जी। और गुरु प्रसाद सिंह मृगेश जी के लगभग 15 पुस्तकों की रचना इन्होंने जो है की है। इनकी अधिकांश कृतियाँ जो है वो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे तो वो चैन एवं गाँव के गीत शीर्षक से ही संग्रहित हैं। 12वें व्यंजना में 101 जो है 12वें छंद इन्होंने, और जो है चहलारी नरेश और परिजात दो महाकाव्य इनके हैं, अवधी भाषा में ही लिखे गए हैं, ठीक है। और इनकी दया का दंड रचना, मृगांक रचना, मृगेश का महाभारत, सुगीत, माधव मंगल, और ये सब रचनाएं कैसी हैं, सब खड़ी बोली में इनकी रचनाएं हैं। ओके, तो इस प्रकार की रचनाएं इनकी जो है आपके समक्ष आएंगी। मृगेश जी के पिताजी की अगर बात की है तो इनके पिताजी का नाम क्या था? इनके पिताजी का नाम था गुलाब सिंह, जो कि गुलाब सिंह जो थे वो एक अध्यापक थे। और इनकी शिक्षा जो थी वो मिडिल स्कूल से हुई थी, किसकी? मृगेश जी की। और मृगेश जी का जो विवाह हुआ था 16 वर्ष की अवस्था में ही हो गया था।
1930 ईस्वी की बात की है तो 1930 ईस्वी में ये प्राइमरी के जो है अध्यापक के रूप में हुए। 12 रुपये उस समय मासिक वेतन था। ओके, 12 रुपये उस समय मासिक वेतन था। और इतना मासिक वेतन होने के बावजूद ये पूरी जिम्मेदारी ठाट के साथ जो है घोड़े पर बैठ करके जो है स्कूल जाया करते थे अपने विद्यालय में पढ़ाने के लिए। और संवेदनशील कहीं ना कहीं पे रहे थे ये, और परोपकारी व्यक्ति थे और दयालु व्यक्ति रहे हैं। कौन? मृगेश जी। 1938 ईस्वी में से 1953 ईस्वी के बीच में इन्होंने आकाशवाणी में भी काम किया, लखनऊ केंद्र पर। और अवधि कार्यक्रमों कहीं ना कहीं पे उसी जो अवधि कार्यक्रम आते थे पहले रेडियो पे, उसका संचालन किया, उसमें कार्य किया। ओके, इस प्रकार से मृगेश जी थे। मृगेश जी की कई रचनाएं हैं, जैसे कि आप देखेंगे, मैंने आपको बताया था भी ये भी, लेकिन फिर भी सुन लीजिए। परिजात इनका एक महाकाव्य है, वहीं चहलहारी नरेश भी एक महाकाव्य है। और आप देखेंगे 12वें व्यंजना भी इनकी रचना है। गांव के गीत, दया का दंड, मृगांक, मृगेश महाभारत, सुगीत, माधव मंगल, राष्ट्र की आन, कुछ अपनी ही, ये सब इनकी रचनाएं हैं। किसकी? जो है मृगेश जी की। ओके, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है। अगर आपसे चाहे रचनाएं पूछेगा और चाहे आप जीवन परिचय पूछेगा, आप बता दीजिएगा। ये शायद आपके पाठ्यक्रम में जो संकलित हैं, ये कैसे संकलित है भाई? इनकी अगर बात की जाए तो ये आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। इनकी बात की जाए तो ये आपके द्वैत पाठ्यक्रम के रूप में हैं, वो संकलित हैं। अथवा करके आपको प्रश्न दिया गया है, देखिएगा यहाँ पर। अथवा करके आपसे प्रश्न दिया गया है, कह रहा है, क्या कह रहा भैया, देखने का प्रयास करेंगे। चंद्रभूषण द्विवेदी रमई काका की रचनाओं का संक्षिप्त परिचय दीजिए। क्या? रमई काका, चंद्रभूषण त्रिवेदी पूरा नाम है इनका, रमई काका इनका उपनाम है। ये भी कवि बड़े अच्छे रहे हैं अपने ज़माने के। और इनके जीवन की बात की है तो चंद्रभूषण त्रिवेदी जी का जन्म जो हुआ था उन्नाव जनपद में हुआ था। उन्नाव जनपद में एक रावतपुर नामक गांव है, उसी गांव में इनका जन्म हुआ था। मंगलवार का दिन था जिस दिन ये पैदा हुए थे। फागुन महीना था, कृष्ण पक्ष था, द्वितीया का दिन था। संवत की बात की है तो 1971 ईस्वी में, मतलब 1971 विक्रमी में इनका जन्म होता है। और अगर बात की जाए इसको सन में निकालने के लिए तो 2 फरवरी का दिन पड़ेगा आपका, 2 फरवरी 1915 ईस्वी पड़ेगा। तो 1915 ईस्वी में 2 फरवरी के दिन का जन्म होता है। इनके पिताजी के नाम की बात की, चंद्रभूषण त्रिवेदी जी के, तो इनके पिताजी का क्या नाम था भाई? इनके पिताजी का नाम है पंडित वृंदावन, इनके पिताजी का नाम है। माता जी का नाम की बात की तो गंगा देवी इनके माता जी का नाम है। और पंडित वृंदावन जी जो थे वो सेना में पहले काम किया करते थे। उसके बाद में ये जब सेवा एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे सेवारत भी रहे। और उसके बाद में देखेंगे विश्व युद्ध में वीर गति इनको मिलती है। और वीरोचित पराक्रम के लिए इनको मरने के बाद में आप देखेंगे तो यानी मरणोपरांत इनको पुरस्कार भी मिला था। और उनकी पत्नी को पेंशन भी प्रदान की गई थी। और पिता की मृत्यु के समय जो बालक थे उस समय, यानी कि जो चंद्रभूषण त्रिवेदी जी थे, यानी रमई काका, इनकी आयु मात्र 2.5 साल की थी जब इनकी मृत्यु हो गई थी इनके पिताजी की। तो इस प्रकार से थी। और बालक चंद्रभूषण त्रिवेदी की शिक्षा जो थी वो 7 वर्ष की आयु में ही प्रारंभ हो गई थी। और प्रारंभिक शिक्षा सिकंदरपुर और मिडिल की जो पडरी कला थी वहीं पर प्राप्त होती है। इसके बाद में ये जो है जनपद जो है मुख्यालय उन्नाव जाते हैं। और वहाँ पर 1934 में इंटर कॉलेज की मतलब कि इंटर की परीक्षा द्वितीय श्रेणी में सेकंड डिवीज़न पास करते हैं। और आगे चल करके जो है शिक्षा का क्रम इनका नहीं चल सका। उन्नाव में ट्यूशन पढ़ाने लगे और उसी से अपना जीविकोपार्जन करने लगे। इस प्रकार से आगे चलता रहा। और 1936 में ग्राम सुधार प्रशिक्षण की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करते हैं। और उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, उनकी नियुक्ति उन्हीं के जनपद में, यानी कि उन्हीं उन्नाव में ही बीघापुर गांव पड़ता है, उसी में गांव सुधार अधिकारी के पोस्ट पर इनकी नियुक्ति हो जाती है। और इस पद पर वो बड़ी कुशलता से और लगन से कार्य करते हैं। और बाद में क्या होता है कि यूपी के तत्कालीन गवर्नर उस समय थे हेग साहब, उन्होंने ग्राम सुधार में अग्रणी जो है होने के कारण से बीघापुर गांव जो था उसको एक बैजंती जो है प्रदान की। और रुग्णता के कारण से क्या किया, त्रिवेदी जी ने 1938 ईस्वी में इस सेवा से क्या कर दिया, त्यागपत्र दे दिया। और इस प्रकार से इनका कार्यभार चलता रहा और ये चीज़ें होती रहीं। तो ये हमने आपके समक्ष कुछ इनके बारे में बता दिया, त्रिवेदी जी के बारे में। थोड़ा सा और आगे इनके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे, चंद्रभूषण त्रिवेदी जी के बारे में। रमई काका इनका पूरा नाम है, आपको पता ही होगा। इनकी रचनाएं भी हैं, बड़ी अच्छी रचनाएं हैं इनकी, लेकिन इनकी रचनाओं को आपको नहीं पढ़ना है, ये बात मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, तो आप परेशान मत होइएगा उसके लिए। रमई काका की जैसे कि दादा खेत उनकी कविता है, दादा का खेत, धरती हमार इनकी कविता है, तब मिली कविता हैरानी इनकी कविता है, ठीक है। और गांव इनकी कविता है, रमई काका की गांव है हमका बहुत प्यार, ये भी इन्हीं की कविता है। इसी प्रकार से बहुत सारी कविताएं, जैसे कि तब मिली कविता हैरानी, ये भी इन्हीं की कविता है।
ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी कविताएं इन्होंने लिखी हैं, गांव के प्रति हो या आप देखेंगे जो है देश प्रेम भी रहा है इनकी कविताओं में, नारी सम्मान भी रहा है, कई प्रकार की चीज़ें, प्रकृति और ग्रामीण जीवन की उत्कृष्टता का विद्यमान मतलब कि इनकी रचनाओं में विद्यमान होती है। तो इस प्रकार से कई प्रकार की चीज़ें इनकी रचनाओं में देखने को मिलती है रमई काका में। ओके, रमई काका की रचनाओं की बात की तो और भी रचनाएं जैसे कि इनकी आप देखेंगे और भी रचनाएं हैं, जैसे कि लगभग बैसवाड़ी अवधि में इनकी जो है लगभग 30 कविताएं संग्रहित हैं। बैसवाड़ी जो है अवधि कविता में जो है इनकी 30 कविताएं संकलित हैं। और लगभग बात की जाए इनकी पड़ी जी की चकल्लस की, तो पड़ी जी के चकल्लस के उपरांत प्रकाशित होने वाला दूसरा जो अवधि काव्य संग्रह है सबसे बड़ा या फिर सबसे लोकप्रिय अगर बात की जाए तो चकल्लस बड़ा फेमस है, बलभद्र प्रसाद दीक्षित पड़ी जी का है। उसके बाद में जो दूसरा सबसे नंबर 1 पर आता है वो कौन सा है इनका लोकप्रिय है, वो कौन सा है भाई? वो पड़ी जी के बाद में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय किसी को मिला है तो किसी को मिला भाई? रमई काका का जो प्रथम काव्य संग्रह है वो कौन है भाई? रमई काका का प्रथम काव्य संग्रह कौन है, क्या नाम है उसका, क्या नाम है भाई? तो वो है आपका बौछार। बौछार काव्य संग्रह किसका? रमई काका का है। 1944 में प्रकाशन होता है और इसकी भूमिका डॉक्टर रामविलास शर्मा जो है बताते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से तमाम सारी चीज़ें हैं। इनका दूसरा काव्य संकलन कौन सा है? भिनसार है और 1946 में प्रकाशन होता है उसका। और वर्ण विषय जिसे देखेंगे तो बौछार जी बहुत ज़्यादा बौछार है कविताओं की इसमें, 36 कविताओं का एक संकलन है इसमें। तो कई प्रकार की आप देखेंगे रचनाएं इनकी, खरिहान, मंडनी, धरती हमार और देशभक्ति की रचनाओं में देखेंगे तो परवरता, चेतु, मन के साथ, तमाम प्रकार की रचनाएं, पहली नौकरी, धोखा, ठीक है, या छीछा लेदर देखायो, तो इस प्रकार से रचना, साहेब ते म्याऊं, बुढ़ऊ का बियाह, कचहरी, ये तमाम सारी रचनाएं इनकी हैं। ओके, विधाता की रचना और भी तमाम सारी रचनाएं इनकी हैं। ओके, रमई काका के रतौंधी भी इनकी रचना है। बहिरे, बोधन बाबा, ये सब अवधि एकांकियों के संकलन भी प्रकाशित हुए। तो तमाम प्रकार की रचनाएं इन्होंने लिखी है और निश्चित तौर पर अवधि क्षेत्र में काफ़ी योगदान दिया है चंद्रभूषण त्रिवेदी रमई काका ने। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, अवधि काव्य कृष्ण परंपरा का संक्षिप्त परिचय दीजिए तथा उसमें कृष्णायन का स्थान निर्धारित कीजिए। कृष्णायन जो महाकाव्य है इसके बारे में आपसे पूछ रहा है, तो बढ़िया प्रश्न एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। कृष्णायन के बारे में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है भाई, आइए देखते हैं। अवधि कृष्ण परंपरा, क्योंकि अवधि कृष्ण परंपरा अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि अवधि में जितनी रचनाएं अधिकतर हुई हैं वो राम भक्त शाखा से संबंधित थी, राम जी की पूजा किया कर जाती थी उसमें। लेकिन ये जो रचना है आप देखेंगे तो अवधि कृष्ण परंपरा की जो संक्षिप्त परिचय पूछा गया है तो आप लिखेंगे प्रेमाख्यानक शैली में आप देखेंगे तो जायसीकृत कान्हावत जो रचना है वो है अवधि कृष्ण काव्य परंपरा का प्रथम जो प्रबंध काव्य है वो जायसी जी के द्वारा लिखा गया कान्हावत वही रचना है। और कान्हावत में देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण के समग्र जीवन चरित्र को बड़ी ही श्रद्धा एवं कुशलता पूर्वक जो है उद्घाटित किया गया है। और कान्हावत से प्रारंभ हुई अवधि कृष्ण परंपरा को आगे बढ़ाने वाले कवियों में अगर नाम देखा जाए तो लाल दास जी का नाम है और माधव कवि हुए हैं और चरण दास हुए हैं। जो उसके अलावा आप देखेंगे ब्रजवासी दास, रत्न कुमार बीबी और उसके अलावा मुंशी गणेश प्रसाद कायस्थ, रघुनाथ दास और उसके बाद में लक्ष्य दास। और आधुनिक युग में देखेंगे तो द्वारिका प्रसाद मिश्रा जी जो है रहे हैं। तो द्वारिका प्रसाद मिश्रा जी आपके पाठ्यक्रम में द्रुत पाठ्यक्रम के रूप में आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं। ओके, तो इस प्रकार से ये लोग जो है इसको बढ़ाते रहे। अवधि कृष्ण परंपरा का संक्षिप्त परिचय ये हो गया आपका, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखेंगे लालच दास या फिर लाल दास ने क्या किया, हरिचरित्र एवं भगवान मतलब भागवत दशम स्कंद भाषा जो है उसका उस ग्रंथ का जो है प्रणयन किया। माधव कवि ने मुगल सम्राट अकबर के समकालीन थे और इन्होंने अपनी कवि मतलब एक इनकी रचना है विनोद सागर, उसमें कृष्ण लीला का भी वर्णन किया है। और चरणदास की कृति है कृष्ण चरित्र संबंधी है और मुख्य रूप से इनकी जैसे कि ब्रज चरित्र, चीरहरण और मटकी लीला, दान लीला, माखन चोरी लीला, ये सब इनकी रचनाएं किसकी, तो ये सब चरणदास की रचनाएं हैं। तो इसी प्रकार से अन्य रचनाएं हैं तो वो सब भी कहीं ना कहीं पे इसी परंपरा से रही हैं।
और द्वारिका प्रसाद मिश्रा जो है और इन्हीं स्तंभों में से एक है। प्रबंध एवं मुक्तक रूप दोनों रूपों में आप देखेंगे तो कृष्ण लीला का गान करके अनेक आधुनिक कवियों ने अवधी भाषा को मतलब कि गौरवान्वित किया है। और साथ ही साथ आप देखेंगे द्वारिका प्रसाद मिश्रा जी का एक रचना है कृष्णायन, तो उसी के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कृष्णायन का स्थान निर्धारित कीजिए। तो कृष्णायन के आधार को मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। कृष्णायन जो नामक महाकाव्य है उसके बारे में अगर बात की जाए तो ये महाकाव्य पुरानी जो है काव्य परंपरा से संबंध होते हुए भी ये आधुनिक परंपरा से जो है कहीं ना कहीं पे लयस है। और इस महाकाव्य में आप देखेंगे मेरे भाई कि इसमें जो मिश्रा जी ने बताया है उन्होंने जो है सरोकार अत्यंत ही व्यापक है इनके द्वारा दिया गया और देश समाज की संस्कृति के उत्थान में भी सहायता प्रदान करता है। और इस महाकाव्य का अवधि कृष्ण काव्य परंपरा में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है किसका, कृष्णायन महाकाव्य का। ओके, तो ये कृष्णायन महाकाव्य के बारे में कुछ बातें आपको बता दी, निश्चित तौर पर आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगी ये। तो और इनकी अगर बात की जो है इनकी काव्य वैशिष्ट की कृष्णायन की, तो कृष्णायन में आप देखेंगे तमाम सारी रचना है। जैसे कि कृष्णायन में कवि का दृढ़ विश्वास ये है कि बाजी जो ब्रज बांसुरी अजर यद्यपि प्राचीन भक्त श्रवण आजहु सुनत युग संगीत नवीन। मतलब कृष्णायन महाकाव्य एक विशिष्ट रचना है जिसमें युगीन परिस्थितियों से निपटने के लिए जन मन को प्रेरित प्रबोधित किया गया है और इसका यही काव्य वैशिष्ट है। और द्वारिका प्रसाद मिश्रा जी की बात की जाए तो इनका जन्म कब हुआ था भाई, ये हिंदी कृष्ण परंपरा के महत्वपूर्ण रचनाकार भी रहे हैं। और आधुनिक काल में जबकि प्रबंध काव्य सृजन के से कवि जन विमुख होते जा रहे थे, तब इन्होंने जो है कृष्ण काव्य परम से संबंधित कृष्णायन महाकाव्य की रचना करी। आप सोचो, महाकाव्य प्रबंध काव्य होता है। और मिश्रा जी का जन्म की बात की है तो 5 अगस्त को इनका जन्म होता है। 5 अगस्त 1901 ईस्वी को इनका जन्म होता है किसका, इनका। और लगभग बात की जाए इनकी मृत्यु की तो 31 मई 1988 को इनकी मृत्यु हो जाती है। किसकी, द्वारिका प्रसाद मिश्रा जी की। और भी इनके बारे में कहाँ पर जन्म होता है तो उत्तर प्रदेश का उन्नाव जिला, उसी में एक पड़री गांव है, उसी पड़री गांव में इनका जन्म होता है। इनकी सामाजिक जीवन की शुरुआत मध्य प्रदेश में होती है और यहीं से इन्होंने बीए और जो है एलएलबी की जो उपाधि थी वो प्राप्त करी। मिश्रा जी बहुमुखी प्रतिभा के संपन्न व्यक्ति थे और इनका व्यक्तित्व तो बड़ा ही जो है चहुमुखी था। और इसी का परिणाम ये था कि ये जो है सामाजिक, राजनीतिक, साहित्यिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों से जुड़े हुए थे। और कई हद तक आप देखेंगे सागर विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के कुलपति भी ये रहे हैं। और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री एवं मुख्यमंत्री जैसे पदों को भी कहीं ना कहीं पे सुशोभित किया है द्वारिका प्रसाद मिश्रा जी ने। तो वो मुख्यमंत्री भी और जो है गृह मंत्री भी रहे, कहाँ के, मध्य प्रदेश के। ओके, कौन, द्वारिका प्रसाद मिश्रा जी। तो आप समझ सकते हैं कितने फेमस व्यक्ति रहे हैं। और इनकी द्वारिका प्रसाद मिश्रा जी की केवल एक काव्य कृति है, वो है कौन, कृष्णायन। और ये कृति श्री कृष्ण जीवन चरित्र पर आधारित है। और इसका प्रकाशन कब हुआ था कृष्णायन का, 1947 में इसका प्रकाशन होता है। कब, 1947 में प्रकाशन होता है। देश अपना आज़ाद हुआ था कब, 1947 में, उसी समय रचना प्रकाशित होती है। और मानस की भाषा शैली परंपरा में एक उत्कृष्ट महाकाव्य है ये। इसमें 1514 दोहे लगभग संकलित किए गए हैं। और जो है 8 अर्धालियों में के बाद में एक दोहे का प्रयोग इसमें किया गया है। और आप देखेंगे कहीं ना कहीं पे इस रचना में तो सोरठे का भी कहीं ना कहीं सोरठा भी मिलेगा। ग्रंथ 7 खंडों में मतलब कि 7 कांडों में आपका विभक्त, 7 खंड या फिर कांड बोले आप, 7 खंड या कांडों में विभक्त है। जैसे कि आप देखेंगे रामचरितमानस 7 कांडों में है, ठीक इसी प्रकार से ये भी 7 कांड में है। जैसे पहला कांड इसका कौन सा है भाई, कृष्णायन का पहला कांड है आपका अवतरण कांड। दूसरा कांड कौन सा है, मथुरा कांड। तीसरा कांड कौन सा है, द्वारका कांड। चौथा कांड कौन सा है, पूजा कांड। पांचवा कांड कौन सा है, गीता कांड। छठवां कांड कौन सा है, जय कांड। और सातवां कांड कौन सा है, आरोहण कांड। तो इस प्रकार से ये 7 कांड है। और आधुनिक भावबोध का संयोजन, युगानुकूल प्रासंगिकता, गंभीर जीवन दृष्टि, उदात्त कल्पना कौशल तथा विशिष्ट साहित्यिक वैभव की दृष्टि से कृष्णायन महाकाव्य जो है हिंदी साहित्य के प्रबंध काव्यों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और खास करके रचना की जो भाषा है वो अवधि होते हुए भी संस्कृत की तत्सम शब्दावली जो है उसमें जो है परिपूर्ण है। अनुप्रासंगिकता, लाक्षणिकता, नाद, सौंदर्य, इसके गुण भी इसमें दिखाई पड़ते हैं। भाषा में समास का विलोम क्रम अपना करके कवि ने अपनी स्वच्छंद प्रवृत्ति का भी परिचय दिया है। उत्प्रेक्षा, रूपक, उपमा, दृष्टांत, विरोधाभास, इस प्रकार के अलंकारों का प्रयोग है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे हर एक क्षेत्र में, हर एक दृष्टि से ये रचना इनकी बड़ी फेमस है और बड़ी अच्छी है। ओके,
अगला आपका जो है प्रश्न है, अवधी भाषा के विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो अवधी भाषा का विकास कैसे कैसे हुआ, इसके बारे में हमने आपको बताया भी था। अवधी भाषा के विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी आपसे लिखने को लेकर के पूछ रहा है। तो अवधी भाषा के आपको पता ही होगा विकास कैसे कैसे हुआ, किन किन काल में कैसे कैसे हुआ अवधी भाषा का विकास। सभी को पता होगा अवधी भाषा का विकास कैसे हुआ भाई। अवधी भाषा के विकास के बारे में अगर बात की जाती है तो सबसे पहले 3 खंडों में हम इसको बांटते हैं अवधी भाषा को। कौन कौन सी अवधी भाषा को 3 भागों में हम बांटते हैं। एक तो आदिकाल की जो है, और उसके बाद में यानी कि आदिकाल 1000 से 1500। उसके बाद में जो आपका मध्यकाल है उसमें आप देखेंगे 1500 के बाद से 1800 का जो समय काल ईस्वी का, उसमें 1850 तक का। 1850 के बाद की जो अवधि आधुनिक अवधि है। 3 खंडों में बांटते हैं। अच्छा, अवधि को डॉक्टर त्रिलोकी नाथ सिंह ने भी बताया कि क्षेत्रीय आधार पर, जैसे कि कुछ एक पूर्वी दक्षिणी अवधि है, एक उत्तरी मध्यवर्ती अवधि, एक पश्चिमी दक्षिणी अवधि, यानी कि फैजाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर में जो अवधि बोली जाती है ये पूर्वी दक्षिणी अवधि है। एक उत्तरी मध्यवर्ती अवधि जैसे बस्ती, गोंडा, बहराइच, खीरी, बाराबंकी, इस सब में उत्तरी मध्यवर्ती अवधि बोली जाती है। और पश्चिमी दक्षिणी में बात की जैसे सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर, बांदा, कानपुर, इन सभी के क्षेत्रों में बोली जाती है। ओके, तो इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाती है। अलग अलग विद्वानों ने इस पर बारे में अवधि के स्वरूपों के बारे में बताया है। हालांकि चर्चा कर लूँगा किसी दिन। अवधी भाषा की अगर बात की जाए तो आप देखेंगे अलग अलग क्षेत्रों की दृष्टि से अलग अलग लोगों ने किया है। जैसे आप देखेंगे आधुनिक दृष्टि से, या फिर आप देखेंगे जैसे अमीर खुसरो जो थे, उन्होंने अवधी का प्रथम कवि अमीर खुसरो, मतलब कि अमीर खुसरो को माना है। किसने माना है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो हैं वो अवधी का प्रथम कवि किसे मानते हैं? अमीर खुसरो को मानते हैं। और खुसरो को खड़ी बोली का प्रथम कवि कहा जाता है। और फिर भी उनकी रचनाओं में अवधी का कुछ प्रभाव देखा जा सकता है जो है। और वीर गाथा काल की एक प्रसिद्ध रचना परमाल दासो जो है, आल्हा खंड जो है, वो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे तो उसमें भी अवधि की ही कहीं ना कहीं पे दिखाई पड़ती है। अवधि में भी आलखंड जो रचना है परमाल दासो की, वो अवधि में कहीं ना कहीं पे दिखाई पड़ती है। तो आदिकाल में आप देखेंगे तो अवधि में कई रचनाएं लिखेंगे। जैसे कि अवधि की प्रथम व्यवस्थित रचना अगर बात की जाए तो अवधि की प्रथम व्यवस्थित रचना है वो आपकी है मुल्ला दाऊद की। कौन सी रचना? चंदायन। चंदायन रचना मुल्ला दाऊद की है। पहली रचना है अवधि की, जो कि एकदम से हमको विस्तार से मिलती है, व्यवस्थित तरीके से मिलती है। ओके, और रचनाएं व्यवस्थित तरीके से हमको नहीं मिलती। परमाल जो रासो है वो जगनिक के द्वारा लिखी गई है, लेकिन आप देखेंगे उस तर्क संगत नहीं माना जाता है। कुछ कुछ उसमें थोड़ा सा डाउट है। अधिकांश विद्वानों ने जो है कहीं ना कहीं पे अवधि की प्रथम रचना इसे ही स्वीकार किया है, मुल्ला दाऊद को, यानी मुल्ला दाऊद की जो रचना चंदायन। इसके अलावा आप देखेंगे कि दाऊद स्वयं सूफी थे और उनका चंदायन जो था वो प्रेमाख्यानक एक काव्य है। और इस तरह अवधि में काव्य रचना की जो है अविच्छिन्न परंपरा सूफियों के समय से प्राप्त होती है। और सूफियों में सबसे श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं जायसी। और जायसी की रचना है कौन सी? पद्मावत। और पद्मावत जो है अवधि का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य होने का गौरव उसको प्राप्त है। और ख़ास करके पद्मावत देखेंगे तो अनेक प्रेम आख्यानों में भी आप देखेंगे अवधि कविता रहे। जैसे कि कुतुबन की एक रचना है मृगावती, उसमें अवधि में लिखी गई है। जायसी का पद्मावत तो है ही। मंझन की जो रचना है मधुमालती, उसमें भी है। उस्मान की चित्रावली में अवधि में रचनाएं लिखी गई। शेख निसार की यूसुफ जुलेखा, उसमें भी अवधि में लिखा गया है, आपके पाठ्यक्रम में ये। कासिम शाह हंस जवाहिर रचना इनकी कासिम शाह की, ये भी अवधि में है। तो ये सब ग्रंथ हैं। ओके, तो ये सब आदिकाल के कुछ ग्रंथ हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो जो है इसके अलावा आप देखेंगे तो और भी रचनाएं हैं तुलसीदास जी के बारे में, या फिर जो है व्यवस्थित तरीके से आप देखेंगे तो रघुनाथ दास, राम सनेही, बनारस दास, विश्वनाथ सिंह, ये सब भी कहीं ना कहीं पे अवधि के क्षेत्रों में इनको भी अवधि भाषा का प्रयोग इन लोगों ने भी किया है। लेकिन जैसा कि कहा गया कि तुलसीदास जी के पश्चात भी अवधि के में काव्य रचनाएं की परंपरा चलती रही। और तुलसीदास जी की रचना आप देखेंगे श्री रामचरितमानस तो अवधि भाषा का एक सबसे बड़ी मिसाल तो मानी जाती है। तो उसके बाद में आप देखेंगे कृष्ण भक्त कवियों में भी, रीतकालीन कवियों में अधिकांश रचनाएं जो है ब्रजभाषा में लिखी गई। लेकिन फिर भी ब्रजभाषा में लिखने के साथ साथ अवधि भी पैरेलल यानी समांतर चलती रही धीरे धीरे उस समय भी। तो आधुनिक अवधि कविता में आप देखेंगे भारतेंदु काल से आधुनिक अवधि का प्रारंभ हो जाता है। और भारतेंदु युग में गद्य में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा हुई, किंतु पद्य में आप देखेंगे ब्रजभाषा चलती रही। और ब्रजभाषा के साथ ही साथ अवधि में भी छिटपुट रचनाएं लिखी जाती रही हैं। प्रताप नारायण मिश्र का नाम उल्लेखनीय आता है इसमें मुख्य रूप से। तो इस प्रकार से आप देखेंगे अवधि भाषा कहीं ना कहीं पे रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और पणीश जी का एकमात्र काव्य संग्रह चकल्लस जो है ये उपलब्ध होता है, जिसमें कुल मिलाकर के 37 कविताएं संकलित हैं। और ग्राम्य जीवन का जो है यथार्थ चित्रण इस रचना में चकल्लस में देखने को मिलता है। ठीक, तो इस प्रकार से कई चीज़ें हैं जो कि अवधि काव्य में त्रिलोचन शास्त्री जी का नाम आता है।
और इसके अलावा आप देखेंगे त्रिलोचन जी के अलावा विश्वनाथ पाठक जी का नाम आता है। सर्वमंगला रचना त्रिलोचन शास्त्री की जो है अमोला, और उसके बाद में परिजात मृगेश जी का आप देखेंगे मतलब कि चहलारी नरेश, ये 2 प्रबंध काव्य लिखे गए। बरवे में व्यंजना है, 101 बरवे छंद है। गाँव के गीत इसी आधार पर लिखी गई। तो ये तमाम प्रकार के बंशीधर शुक्ला जी हैं, रमई काका हो गए आपकी, ये सब अवधि मतलब कि आधुनिक अवधि कविता के हैं। द्वारिका प्रसाद मिश्रा, तो ये सब हो गए। ओके, तो इस प्रकार से आप अवधि की विकास यात्रा के बारे में टिप्पणी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष चौथा नंबर देखेंगे, आचार्य विश्वनाथ पाठक के अनुभूति पक्ष पर। क्या प्रश्न है? आचार्य विश्वनाथ पाठक के अनुभूति पक्ष पर प्रकाश डालिए, प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो आचार्य विश्वनाथ पाठक के अनुभूति पक्ष की अगर बात की जाए, विश्वनाथ पाठक जी के बारे में आपसे पूछ रहा है। आचार्य विश्वनाथ पाठक जी के अनुभूति पक्ष पर प्रकाश डालिए। अच्छा प्रश्न है, आइए देखते हैं भाई अनुभूति पक्ष कैसा रहा है किसका? आचार्य विश्वनाथ पाठक जी का। ओके, बड़ा अच्छा प्रश्न है। और अवधि की विकास यात्रा जो है 3 सोपानों में हमने आपको बताया भी था, निश्चित तौर पर आपकी समझ में आ ही गया होगा। ओके, तो आचार्य विश्वनाथ पाठक जी के अनुभूति पक्ष पर हम प्रकाश डालते हैं भाई। तो ये जो है इनका जो अनुभूति पक्ष माने होता है कि कविता में जो अनुभूति करके जो अपने तरफ से दिखाता है, यानी कि जैसे कि कल्पनाशीलता हो गई, प्रकृति चित्रण हो गया, स्वाभिमान हो गया रचना में, या फिर आप देखेंगे आध्यात्मिक चिंतन। तो आचार्य विश्वनाथ पाठक जी की अगर बात की जाए तो इनकी रचनाओं में आध्यात्मिक चिंतन कूट कूट कर भरा हुआ है। पाठक जी की काव्य में खास करके आध्यात्मिक चिंतन देखेंगे तो जैसे इनकी रचना है सर्वमंगला, उसमें आप देखेंगे दुर्गा सप्तशती पर आधारित है। दुर्गा सप्तशती एक जो है जो पाठ बाजते हैं पंडित जी लोग, आप देखेंगे दुर्गा जी का, तो वो दुर्गा सप्तशती का ही पाठ बाजा जाता है। इसीलिए दुर्गा सप्तशती जो है एक आध्यात्मिक रचना है और आध्यात्मिक किताब है, और उसी पर आधारित है कौन? आपकी जो सर्वमंगला है, उसमें राजा जो सूरत राजा जो है सुमुखी जो है सुमुखी, हाँ सुमुखी, एक आप देखिएगा दुर्गा जी का एक प्रकार सीरियल आता, तो उसमें आप राजा सूरत के बारे में पता चल जाएगा आपको। ओके, तो इसको लेकर के एक पंक्ति है, इनकी बड़ी फेमस पंक्तियाँ हैं कि यही विधि सुखी प्रजा का देखे, हरख हृदय माँ जागे, सारा विश्व चराचर तुहका प्रेम रूप में लागे, लोभ न दोख न मोह रहे, और रहे न मन माँ धोखा, मुक्ति लता के तब दुर्लभ फल तुहका देव अनोखा, यतना कही के पुनि विराट माँ भई विलीन भवानी, पुलकित राजा के ना दुर्गम से रोका आंसू के पानी। इस प्रकार से राजा को जब दर्शन देती माता जी, उस समय की बात है। आगे इनकी रचनाओं में आप देखेंगे तो कल्पनाशीलता अच्छे तरीके से मिलती है, और सर्वमंगला काव्य जो कथानक है ये बड़ा जटिल है, संश्लिष्ट है, और इसमें आप देखेंगे तो कल्पनाशीलता है। सर्वमंगला के रहस्य को कवि ने उद्घाटित करने का प्रयास किया है। हिमालय के गौरव का गुणगान करते हुए उसने कहा, क्या कहा कि उत्तर दिशमा बसे हिमालय, रत्नन कय भंडार, और क्रीड़ा करे जहाँ विद्याधर किन्नर करे बिहार, चमके कनक तुषार श्रृंग पै बनमा बसे बसंत, कस्तूरी मृग सुगंध से मह मह करे दिगंत। ये जो है एक प्रकार से हिमालय के बारे में बताते हैं कवि। तो ये कल्पनाशीलता है, रहस्यवादी है, एक प्रकार से कल्पना की है कि हाँ यहाँ पर ऐसे ऐसी चीज़ें होती हैं। और इनकी रचना में आप देखेंगे प्रकृति चित्रण भी खूब अच्छे तरीके से मिलता है, तो ये भी इनका एक प्रकार से अनुभूति पक्ष रहा है। प्रकृति चित्रण में देखेंगे तो इसकी दृष्टि से पाठक जी का काव्य अद्वितीय रहा है। प्रकृति का वर्णन पाठक जी ने आलंबन रूप में किया है, जिसमें मानवीय संवेदना को समाहित करने का प्रयास किया है, और प्रकृति का कहीं ना कहीं पे सूक्ष्म जो है सूक्ष्म चित्रण कवि ने प्रकृति के बारे में किया, और उसके प्रेम को लेकर के एक पंक्तियां हैं, मैं आपके समक्ष जो है दिखाने का प्रयास करता हूं। जैसे कि इनकी पंक्तियां हैं प्रकृति के चित्रण को लेकर के। एक पंक्ति है कि नाला सैल नदी निर्झर, मन एक सलोना देश, रोग न शोक जहाँ पे चिंता और कलेश, कि भारत बरस कहे को वो का क्यों ओका, क्यों सुरेया कै ठाव, और क्यों सोने के कहे चिड़ैया, स्वर्ग धरे क्यों नाव। मतलब भारत के बखान करते हुए कहते हैं कि नाला सैल नदी निर्झर, नाला पर्वत नदी निर्झर तरीके से बहती, झरझर झरने बह रहे हैं। मन एक सलोना देश, की मन में एक प्रकार से सलोना देश एक प्रकार से मन में इस प्रकार से छपा हुआ है। रोग न शोक जहाँ पे चिंता, जहाँ न रोग है न कोई शोक है न कोई चिंता है न कोई क्लेश है। भारत बरस का है क्यों ओका, कि कोई व्यक्ति उसको भारत वर्ष के नाम से जानते हैं,
क्यों सुरेवा के ठाव कहते, कोई देवताओं का जगह मानते हैं। क्यों सोने के चिड़ैया यानी कोई सोने की चिड़िया कहते हैं। स्वर्ग धरे क्यों नाम यानी कोई स्वर्ग का नाम रखते हैं इसका। जहाँ सदा सुकुमार प्रकृति की गोदी माँ जो है निश्चिंत यानी जहाँ पर प्रकृति एक प्रकार से अपनी सुकुमारी अवस्था को प्राप्त है, प्रकृति खूब अच्छे तरीके से जो है पल्लवित होती है। हरे भरे खेतन के बीचे गांव बसे अनगिनत यानी कि यहाँ पर हरे भरे खेतों के बीच में अनगिनत गांव देखने को मिल सकते हैं। ओके। और एक प्रातः काल का वर्णन उन्होंने किया अपनी रचनाओं में कि भिनसारे झुरकय मलय अनिल महकय घरकय कुवन यानी कि भिनसारे यानी सुबह क्या होता है, झुरकय, झुरकय माने जब भिनसारे जब एकदम से पछलहरा होता है उस समय क्या होता है कि मलय अनिल यानी कि एक प्रकार से हवा चलती है, बड़ी मधुर हवा चलती है जो कि क्या करती है पूरा का पूरा वातावरण महका देती है। जैसे कि घर का कोना कोना महका देती है। आपने एक पढ़ा होगा डगर महकी कि बह गए पूरब कई बैरिया डगर महकी फुल गनमन के महक उड़ावत खू झूम चली पुरवैया। इस प्रकार से आपने पढ़ा होगा ना डगर महकी कविता, उसकी व्याख्या हमने कर दी, आप लोग देख लीजिएगा। और इनकी रचनाओं में आप देखें कहीं ना कहीं पे स्वाभिमान की भावना खूब देखने को मिलती है। तो स्वाभिमान की भावना पाठक जी की रचनाओं में कूट कूट कर भरी हुई है और सरमंगला काव्य में स्वाभिमानी विचारधारा चित्रित हुई है। देश के दुश्मनों को आगाह करते हुए पाठक जी कहते हैं कि जरिकई हुअब धुआं कई बादर उड़ी आकाश का जाब ओला है कई गिरब शत्रु पे बज्जर है घहराब। इस प्रकार से उन्होंने कहने का प्रयास किया है। निश्चित तौर पर इस प्रकार से इनके अनुभूति पक्ष पर हमने प्रकाश डाल दिया। आप लोग इसी तरीके से लिख दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष त्रिलोचन शास्त्री की कृति अमोला पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बड़ी अच्छी पंक्तियां हैं। त्रिलोचन शास्त्री जी की अमोला जो रचना उसके बारे में पूछ रहा है तो आप लिखिएगा। एक व्यक्ति हैं डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी। डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी आलोचक हैं। वो अमोला पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं, डबल इन्वर्ट कॉमा में लिखिएगा। कहते हैं विश्वनाथ त्रिपाठी जी कि उपवास, बेकारी, भूख, उपेक्षा, प्रियजन वियोग और जलवायु, धरती, आकाश, वनस्पति, प्रिय संयोग, इन सभी का कहीं ना कहीं पे और इन सभी जीवन जो है अमोला की जड़ें और फुनगियाँ हैं, इनके बारे में बताया। साथ ही साथ आगे कहते हैं कि अमोला की कविताओं में ये इतनी हो गई इनकी जितना हमने बताया। क्या क्या बताया हमने, उपवास, बेकारी, भूख, उपेक्षा, प्रियजन वियोग, जलवायु, धरती, आकाश, वनस्पति, प्रिय संयोग, ये सब अमोला की क्या हैं, जड़ें हैं। और अमोला की कविताओं में आप देखेंगे जीवन सहित सुंदरता, चिंता, सुख दुख, आशा निराशा, सभी प्रकार के भाव विद्यमान हैं ये। और इसके साथ ही आप लिख सकते हो कि जब अमोला धरती की जो है फलहीन सफ़ेद युक्ति जो है यूकलिप्टियों से घिरा हुआ है। एक ही पेड़ होता है यूकेलिप्टस का, उसी का नाम क्या है, यूकेलिप्टस का। तो वही यूकेलिप्टस से घिरा हुआ है कौन, अमोला। और तब कवि का मन भी कहीं ना कहीं भूतकाल से वर्तमान में आता है और गांव की स्थिति में भी परिवर्तन आता है। और कहता है कवि, क्या कहता है कि जेकर तपता कबहू बड़ा धंधोर और अब क्यों चितवत नाही त्याकी ओर या तेकरी ओर। आगे कहते हैं कवि आँखें जो है, कवि की आँखें ग्राम्य जीवन के सभी परिवेशों से गुजरती हैं। और कहता कवि की जो है बहाई बतास मेघ झूमे बसवार जैसे परछन करई उगार उगार। ये अमोला कविता की रचनाएं हैं। अमोला की व्याख्या हमने नहीं करी है, जो है टाइम मिलेगा तो मैं कर दूंगा। हालांकि अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार आप देख लीजिएगा अपनी सीरीज वगैरह में जो भी आप पढ़ लीजिएगा। वैसे अब सोचिए आपकी परीक्षा सर पर है तो जल्दी अगर हो सकेगा तो मैं करवाने का प्रयास करूँगा। यही कोशिश यही है कि मैं करवा दूँ आपका। लेकिन फिर भी आप जो भी हमने डाला है पढ़े हुए हैं जो भी कविता की व्याख्या, उसको आप देखिए तब तक। ओके। और इसी के साथ मॉडल पेपर आप 2021 का देख लीजिएगा, ये देख लीजिएगा, आपका हो जाएगा बड़ी आसानी से। और अपनी सीरीज वगैरह पढ़ लीजिएगा। ओके। तो इस प्रकार से मान बहादुर जी कहते हैं इसके बारे में कि शब्द आकाश में भले समाते हों लेकिन जन्मते तो इसी धरती से हैं। यंत्रों ने जिस सामूहिकता को नष्ट किया है, त्रिलोचन के पास वह वास्तविक हंसी जो है खिसकड़ी नोक झोंक सभी कुछ सुरक्षित है। ये मान बहादुर सिंह जी ने कहा है उसके बारे में। और कहीं ना कहीं पे त्रिलोचन शास्त्री की जो रचना अमोला है, पूस माह की जो है कड़ाकी की ठंड में आलू गंजी भूंजते, कोल्हार में जो एक प्रकार से पकते गुड़ और उसको पाने के लिए ललचाए लोग, आलू गंजी के लिए आपस में छीना झपटी करते बच्चे, कोई भी ऐसा दृश्य नहीं है जो कि कवि की नज़रों से बच सका हो। आप देखेंगे हम लोग जब छोटे छोटे थे तो खास करके जब ठंड पड़ती है तो उसमें गन्ना वगैरह हम लोग जो है पहले छीलने आया करते थे खेत में, गन्ना छीलने। भैंस 4 6 10 अभी भी है हमारे घर में, आप देखेंगे तो लगभग
जो है 8-9 भैंस तो हमारे घर में इस समय है, लेकिन फिर भी जो है शरीर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा पतली पतली है, तो बड़ी दिक्कत है। लेकिन फिर भी आप देखेंगे तो गांव वगैरह में क्या होता है कि जब कड़ाकी ठंडी पड़ती है तो लोग आलू भूजते हैं, गंजी भूजते हैं। और गंजी वंजी जब क्या होता है, ठंडी ही रहती गंजी वगैरह जब भूजी जाती है, जो सकट का त्यौहार होता है उसमें गंजी मंगाई जाती है, तो गंजी जब आलू में भून के खाओ और उसको रख दो थोड़ा सा ठंडी हो जाए, उसके बाद में खाओ, बहुत अच्छा स्वाद देती है। और आप जो नहीं कि दुनिया का सुख जो है भुनी गंजी खाने में है, बड़ा अच्छा लगता है। तो ट्राई करिएगा कभी अगर टाइम मिले तो इस प्रकार के उन। और जो है अब पहले क्या होता था, गन्ना छीले, अब हम लोग क्या कहते हैं, तो गन्ना जैसे किसी के यहाँ पर दूसरे के खेतों में गए, वहाँ पर गेड़ छील करके आए, तो गेड़ ले आए पशुओं के लिए, और एक पूरा गेड़ में 1-2 गन्ना लेने की छूट, एक गन्ना एक अगर एक पूरा गेड़ होता है, पूरा मतलब समझते हैं ना, अवधि के जो लछा छतरे हमारे होंगे, कभी आप लोगों को क्या हो तो पता होगा, एक पूरा गेड़ होता है, पूरा माने कि एक मतलब कि उसको बांध दो एक प्रकार से, जैसे गन्ने का बोझ देखा होगा तो एक प्रकार से गेड़ का बोझ होता है, जो गन्ने के ऊपर होता नहीं पत्ती वाला, उसको गेड़ कहते हैं। तो उसको एक बोझ में बांध दो, उसके बारे में फिर वो चीज़ होती है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते थे, और उसके बाद में जब आते थे तो उस पर रख करके आसानी से हम लोग उसको गरमाते थे, फिर उससे गुड़ बनाते थे गरवा करके, उसी गन्ने की पाती से गरमाते थे हम लोग, उसके बाद में गुड़ बनाते थे, तब खाते थे, बड़ा अच्छा लगता था। गांव के सारे लड़के इकट्ठा हो जाते थे, हम लोग साथ में होकर के, बड़ा मज़ा आता था। अब तो ऐसी समय भी नहीं मिल पाता, और उसके बाद में ये सब तो ख़त्म ही हो गया यार पूरा का पूरा। तो अमोला के बारे में इतना सब चीज़ें लिख देंगे, हो जाएगा आपका ओके। तो इस प्रकार से आपने लोगों ने देखा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आप देखेंगे केवल 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, दीर्घ टाइप के प्रश्न हैं खंडसा से। आप इन प्रश्नों को आप पढ़ लीजिएगा, किससे, अपने सीरीज वगैरह से पढ़ लीजिएगा। 5 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर देने, केवल 2 प्रश्न के उत्तर देने, 5 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। आइए देखते हैं भाई कौन कौन से प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट हैं। पहला प्रश्न देखिएगा, उन्मत्त के काव्य के अभिव्यक्ति पक्ष और मतलब अभिव्यक्ति पक्ष पर प्रकाश डालिएगा, यानी कि कला पक्ष भाव पक्ष अगर पढ़ लेंगे तो भी हो जाएगा। अभिव्यक्ति पक्ष यानी किस तरीके से उन्होंने क्या किया है, काव्य को लिखा, उसके बारे में बताइएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि 6 ऋतु खंड के आधार पर यूसुफ जुलेखा के काव्य सौंदर्य को विवेचित कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न एग्जाम्स में आएगा, पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बंशीधर शुक्ला के काव्य में लोक पीड़ा की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है, बताने का प्रयास करें। बड़ी अच्छी जो है अच्छा प्रश्न है, आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। वहीं अगला आपके समक्ष प्रश्न है कि पणीश जी की कविता प्रकृति के स्वाभाविक रूप की अभिव्यक्ति है, सिद्ध कीजिए। ये बड़ी अच्छा एक प्रकार से कथन है, इस कथन को एक बार जरूर देख लीजिएगा, आपकी सीरीज में ये प्रश्न मिल जाएंगे, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न, त्रिलोचन शास्त्री के काव्य की भाव मतलब कि भाव पक्ष और कला पक्षीय दोनों प्रकार की आपको विशेषताओं को पढ़ लेना है, जरूर पढ़ लीजिएगा। और मेरे ख्याल से तो मैं बताऊं, आप एक बार सभी कवियों के भाव पक्ष और कला पक्ष को एक बार जरूर देख लीजिएगा, लेकिन त्रिलोचन शास्त्री जी का देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये ओके। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पर देखेंगे ये शेख निसार जी का है, इसमें आप देखेंगे ये, अब ये मैं इसकी व्याख्या वगैरह तो मैंने बता दिया, आप लोग व्याख्या देख लीजिएगा, हो जाएगा आपका कि सूख समुद्र गए रवि तेज सो सूख गई सलिता जलधारी, सूख गए पुहिमी रवि मंदिल, सूख गए जल मेघ सुखारी, सूख कूप तड़ाग लता द्रुम बेली बली बनयो फुलवारी, शेख निसार अय बिरहा नल सूख है नई अखिया दुखियारी, कि सारी की सारी चीज़ें सूख गई, समुद्र सूख गए हैं सूर्य के प्रकाश से, सारी की सारी इतना ज़्यादा तापमान बढ़ चुका है कि सलिता सारी की सारी नदियाँ सूख गई हैं, पुहमी यानी कि कुआं सूख गया है, सभी के सभी नहरें सूख गई हैं, जल जो बरसाने वाला मेघ है यानी बादल है वो सब सूख गया है, सूख है कूप तड़ाग लता द्रुम, सारे के सारे कूप यानी तड़ाग, कूप माने कुआं, तड़ाग माने तालाब, लता द्रुम यानी कि सारी की सारी बमर वगैरह जितनी भी पत्तियां हैं पेड़ की सब सूख चुकी हैं, बेली बली बन फुलवारी के सारे पत्ते पेड़ पौधे सूख रहे हैं। शेख निसार कहते हैं कि आई बिरहा नल, कि बिरहा नल के कारण से क्या हो रही कि सूख है नई अखियाँ दुखियारी, की यानी कि जो जुलेखा की जो आंखें हैं, जो कि बिरहा के कारण से उनकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं, वो आंखों से जो गिरने वाले आंसू हैं वो नहीं सूख पा रहे हैं, इतना ज़्यादा बिरह की अग्नि में जो जुलेखा है वो जल रही है, और पूरे के पूरे आप देखिए पूरा का पूरा वातावरण सूख चुका है, जो बादल पानी बरसाता है वो सूख चुका है, लेकिन जो जुलेखा है इसकी आंखों का जल जो है नहीं सूख रहा है। आगे दोहा पढ़िएगा कि सूखी भई बेचैन ग्रीष्म ऋतु द्रुम बेल बन, एक न सूखे नए नित बरसहि तरसहि सखी, डेली बरस रहा है जल से पानी, मतलब कि एक प्रकार सोचिए आंखों से इतना ज़्यादा जो है आंसू गिर रहे हैं, एक न सूखे नए नहीं सूख रहा है, सारी की सारी चीज़ें सूख गई हैं, ग्रीष्म ऋतु आ चुकी है, सारे के सारे जो है फुलवारी बन पतझड़ सब मतलब कि सारे के सारे पत्ते सूख चुके हैं, लेकिन उसकी आँख नहीं सूख रही है ओके।
इस प्रकार से व्याख्या पूरी की पूरी हमने दे दी है, आप देख लीजिएगा। ये भी व्याख्या हमने दे दी कि जो है सरसैया कै साग कोक्ष माँ लिहे गेंद माँ कनिया परदेसी के पंथ निहारे जहाँ लजा धुर धनिया जहाँ घुरुर घुर कछरी बोले धेनु भैंस के गारे दो भरे मुँह से लरुवन के चारी लारी चुआवे भिनसारे और जहाँ फाँक दहकै घूंघट माँ लखै कंत का जोरू जहाँ मुहे माँ पैरा भर के चले खात में कै गोरू और लटी उजराए जहाँ धनियन कै भोरे भर बहारे और समथर भूमि पे छाप कहे कुचरा कै चीन द्वारे। ये सब आप पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। बड़ी फेमस पंक्ति। तो ये पंक्तियाँ आप देखेंगे भाई किसकी हैं, ये पंक्तियाँ आप देखेंगे कहीं ना कहीं पे, तो ये पंक्तियाँ जो हैं एक लज्जावती स्त्री जो है उसकी अपनी गोद में छोटे बच्चे हैं, साड़ी के आंचल में सरसों का साग लिए हुए है और आशा भरी दृष्टि से अपने प्रवासी जो पति है उनकी राह को देख रही है। ये कहीं ना कहीं पे बड़ी अच्छी पंक्तियाँ हैं। और ये किसकी भाई, ये पंक्तियाँ जो लिखी गई हैं ये खास करके किसकी हैं भाई, ये जो है आपकी सर्वमंगला जो आपका है उसका चतुर्थ 10 जो है नहीं जो 14वां सर्ग है विश्वनाथ पाठक जी का, उसी से जो है ये लिया गया है और ये उसी का है। आप देखेंगे कि इन पंक्तियों की व्याख्या कि क्या है कि सरसैया का साग कोक्ष माने होता है अचरा, उसमें सरसों का साग जो है लेकर के जो है कनिया माने होता है अपनी गोद में, कनिया यानी लड़कों को ले आता है गेद, मतलब कि गेद का कनिया लिहा गेद को कनिया, यानी जो है कन्या ली हुई किसको, गेद माने होता है गेद गेदहारा, बालक छोटा बच्चा जिसे कहते हैं गेद गेदहारा। तो उसी प्रकार से कन्या में ली हुई है बच्चों को, वो जो स्त्री है वो ली हुई है, उसी के बारे में यहाँ पर बताने का प्रयास वो कर रहा है कौन, कवि जो है। ओके, इसी के साथ ही साथ आप देखेंगे यहाँ पर और लज्जा से भरी हुई है आप कहते, और परदेसी की राह निहारे परदेसी के पंथ निहारे जहाँ लजा धो धनिया, लज्जा से जो है एक प्रकार से वो अपने पति की राह निहार रही है। और इसी के साथ साथ क्या हो रही है, और आगे कह दे कि जहाँ घुरुर घुर कछरी बोले और धेनु भैंस के गारे, धेनु कुछ घुरुर घुरुर जब देखते हैं दूधवा जब गरते हैं गाय भैंस, धेनु माने गाय, भैंस माने भैंस, जब दूध गारते हैं गाय और भैंस का तो क्या होता है घुरुर घुर बोला जाता, मतलब कि बोला एक प्रकार से सुनाई पड़ता है। तो जब गाय और भैंसों को हम धोते हैं दूध पात्र में क्या होता है घुर घुर की आवाज़ सुनाई पड़ती है। आगे है कि दूध भरे मुँह से लेरुअन कैद, आप देखेंगे लेरुआ माने होता है, समझ रहे हैं, लेरुआ माने होता है जो गाय और भैंस के बच्चे होते हैं उनको लेरुआ कहा जाता है। दूध उनके मुंह में भरा हुआ है, लार चुए भिनसारे, सुबह सुबह आप देखेंगे कि गायों भैंसों के या जो बच्चे हैं उनके मुंह से क्या हो रही हैं, उनकी लार टपक रही कि कब दूधवा पीने को मिलेगा। इस प्रकार से बच्चे जो है व्याकुल हैं और बच्चे जो है अपनी माँ का दूध जो है मुँह से गिरा रहे हैं। और इसके अलावा आगे कह रहा कवि कि जहाँ फाँक दहकै घूंघट माँ, क्या, जहाँ फाँक दहकै घूंघट माँ और लखै कंत का जोरू, कह रहा है यहाँ पर कि जहाँ फाँक दाई के, फाँक दई के मतलब क्या होता है, जहाँ फाँक दई के क्या कह रहा है, जहाँ फाँक दई के घूंघट माँ लखै कंत का जोरू। यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर जो नवविवाहिता जो स्त्रियाँ हैं बधुए हैं घूंघट को एक ओर से क्या कर रही हैं उठा करके धीरे धीरे, जहाँ फाँक दे के समझ रहे, एक ओर से उठा दी घूंघट और धीरे से देख रही हैं क्या घूंघट माँ लखै कंत का जोरू, कंत माने होता है पति और जोरू माने होता है स्त्री यानी कि पत्नी। तो जोरू जो है जो स्त्रियाँ हैं वो अपने घूंघट को टाल करके धीरे से घूंघट के आड़ में ही, गाँव में घूंघट की प्रथा है तो वहाँ से क्या करती हैं घूंघट से अपने पतियों को निहार रही हैं कि वो क्या क्या कार्य कर रहे हैं, बाहर से पर्दे के आड़ से पर्दा लगा हुआ उधर से झांक रहे हैं कि हमारे पतिदेव क्या कर रहे हैं, इस प्रकार से। तो आगे मैं आपको यहाँ पर क्या समझा रहा था, यहाँ पर देखिए जहाँ जो है जहाँ फाक दे के घूंघट माँ लखै कंत का जोरू, इस लाइन की व्याख्या हो गई थी। आगे देखिएगा कि जहाँ मुहे माँ पैरा भर के चले खात के गोरू, यानी कि पैरा समझ रहे ना, जो धान का एक प्रकार से पीट, जब धान निकाल लिया था धान से तो जो बचता है उसको पैरा कहते। तो जहाँ पर यानी देश के बारे में बताया जा रहा है कि जहाँ पर जो है ना गाँव के बारे में यहाँ पर अभिव्यंजित की जा रही है, यानी कि भले ही आज गाँव शहर होता जा रहा है लेकिन एक प्रकार से उसकी जो गाँव की मूल संवेदना है मरती जा रही है, फिर भी ये कविता एक प्रेरणा स्रोत का कार्य कर रही है इस समय। और ये पंक्तियाँ खास करके राजा सुरथ जो थे उनके समय को ध्यान में लेकर के लिखी गई हैं, लेकिन इनमें कुछ वर्षों पूर्व के जो अवध परिक्षेत्र है उसका जीवन जो है दिखाने का प्रयास किया गया है।
और इस पंक्तियों में आप खास करके देखेंगे कि एक लज्जाशील ग्रामीण स्त्रियों की जो दशा है, उनके मनोविज्ञान का चित्रण यहाँ पर कवि ने करने का प्रयास किया है कि अगर पति प्रदेश में है, उसका आगमन होने वाला है, पति आने वाला है, और उस समय जो है स्थिति कैसी होती है स्त्री की, उसके बारे में। तो जहाँ मुहे माँ पैरा भर के चले खात के गोरू, यानी कि गोरू जो यानी कि जो गाय भैंस है वो खा करके चल रही हैं, क्या पैरा को मुँह में भरे हुई हैं। और जब देखें गोरू जब कोई चीज़ खाती हैं तो चलती भी रहती हैं, खाती भी रहती हैं। आगे है कि लट उजराए जहाँ धनियन के भोरे धूरी बहारे, यानी कि क्या है कि जो है प्रातःकाल क्या हो रहा है कि आंगन में झाड़ू लगाते समय स्त्रियों के बाल जो होते हैं धूल से धूसर हो जाते हैं, उसी को लिखा कि लट उजराए जहाँ धनियन के भोरे धूरी बहारे। धूरी बहारे मैंने जब आप देखते हैं सुबह सुबह उठ करके स्त्रियां सबसे पहला काम क्या होती हैं कि झाड़ू लगाती, पहला काम चौका बर्तन जो है उसके बाद में करती हैं। तो ये चीज़ें हैं। अगला कि समरत भुई के छापी उठे कुचरा के चिन्ह द्वारे। आप देखेंगे इसके बाद में क्या होता है, सुबह सुबह इस समतल भूमि में झाड़ू की तीलियां के निशान जो है साफ साफ दिखाई पड़ जाते हैं। और सुबह लोग जो है पुरुष लोग होते हैं वो द्वार पर झाड़ू लगाते हैं, कुचरा लगाते हैं, बड़ा सा होता है कुचरा उसको कहते हैं। और समथर भूमि, समरथ बोल दिया था, क्या समथर भूमि पे छाप, मतलब कि समथर भूमि पे क्या हो रहा है, छप जा रहा है क्या, जो कुचरे की जो चिन्ह है, यानी कि जो उसकी तीलियाँ उनकी तीलियों के निशान छप जा रहे हैं। इस प्रकार से डेली बुहारने का काम गांव में किया जाता है। तो इस प्रकार से ये इस कविता की व्याख्या थी। ये कविता आप देखें खास करके ये जो है किसने लिखा है, तो ये विश्वनाथ पाठक जी ने लिखा है। सर्वमंगला के चतुर्दश सर्ग से ये संकलित है। ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे समझते हैं भाई और पंक्तियाँ हम। अगली पंक्तियाँ आपके समक्ष आ चुकी हैं, बड़ी अच्छी अच्छी पंक्तियाँ हैं। देखिएगा पंक्तियाँ क्या है आपके समक्ष कि जीव परान आतर जाने जे साथ। ये देखिएगा जीव परान आतर, परान आतर जाने जे साथ, धरे न ऐसे धरे न छूटे हाथ। यानी यहाँ पर ये देखेंगे ये पंक्तियाँ किसकी हैं भाई, ये पंक्तियाँ जो है आप देखेंगे किसकी हैं भाई। इस पंक्तियों की अगर व्याख्या की जाए तो ये पंक्तियाँ अमोला से हैं, त्रिलोचन शास्त्री जी ने लिखा है। तो मैं इसकी व्याख्या बता दे रहा हूँ, बाकी व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा। जल्द ही वैसे 4 व्याख्या ही पूछी आती, तो मैं भी बता दे रहा हूँ, हो सकता है ही आपसे आ जाए। तो ये अमोला जो रचना है इनकी, उसमें बरवय है, उसी से लिया गया है। आप इसकी अगर संदर्भ की बात करें तो क्या लिखेंगे कि व्याख्या पंक्तियाँ जो है प्रगति चेतना के कवि यानी बृहत्त्रयी के सशक्त हस्ताक्षर जो है जीवन संपृक्त के सहज रागोज्वल कवि, लोक शैली के प्रखर प्रस्तेता रहे हैं, लोक स्मृतियों के सजग सर्जक, गरीब गुरुओं की व्यथा कथा कहने वाले समर्थ रचनाकार त्रिलोचन शास्त्री की अवधि काव्य कृति अमोला से उद्धृत है। इस प्रकार से आप लिख सकते हो। और इसकी व्याख्या की अगर बात की जाए तो व्याख्या आप बड़ी आसानी से इसकी बताने में समर्थ हैं। और क्या बताएंगे भाई, प्रसंग क्या है इसका, प्रसंग ये है कि कवि जो है कवि जो है इस कविता के माध्यम से सत्कर्म, समन्वय, कर्तव्य पारायणता तथा एकता के महत्व को प्रकाश डालता है। और इसी को बताते हुए कहता है कि क्या कहता है कवि कि यदि दूसरे के साथ अपना समझ करके व्यवहार किया जाएगा तो कभी विभाजन नहीं होगा, कभी बंटवारा नहीं होगा। कि जीव परान आतर जाने जिस साथ, यानी कि जो अंदर बाहर से सभी लोग क्या हैं अपने जो है धरे न ऐसे तैसे न छूटे हाथ। अगर ऐसा चलेगा तो कभी हाथ एक दूसरे का नहीं छूटेगा। वो जियारे का किरनौना मनई आए, यानी आगे कवि कह रहा है आगे कि उजियारे के किरनौना, यानी कि कवि कह रहा है कि जो मानव जीवन का एक प्रकार से परमार्थ है या फिर मानव जीवन में जो कल्याण हो सकता है वो तभी हो सकता है जब हम लोग साथ रहेंगे। आगे है कि अनिहारे पठवई स्वार्थ, आगे क्या है कि उजियारे के किरनौना मनई आए, अनिहारे पठवई स्वार्थ धकी आए। इस प्रकार से कवि बताने का प्रयास करता है। एक प्रकार से आप देखेंगे सत्कर्म का संदेश देता है कवि, और कर्तव्य पारायण को एक प्रकार से अच्छा बताता है। इस प्रकार से इसकी व्याख्या मैं किसी दिन विस्तार से आपको समझा दूंगा। थोड़ा सा टाइम अभी अभाव है और जल्द ही मुझे जाना पड़ेगा कहीं पर, तो आप लोग जो है इसको देख लीजिएगा। अनिहारे किरनौना आए, यहाँ पर ये पंक्तियाँ हैं, मैं जल्द ही इसकी व्याख्या दे दूंगा। सबका जोरत चलत न जोरा जाए, करनी के रस यही विध घोरा जाए। इस प्रकार सबका जोरत चले त जोरा जाए, मतलब कि सभी को अपनी दृष्टि से देखो, सभी को बराबर दृष्टि से देखो, एक दूसरे के हित में कार्य करो, उसमें अहित ना करो, ये इस प्रकार से एकता सुनिश्चित करो। इस प्रकार से शास्त्री जी कहते हैं। आन का बिगड़त देखे दिए बनाए, कि दूसरे का अगर बिगड़ा हो तो उसको बना दो। हम मैं तो मनई बस वह जनाए, शास्त्री जी कहते हैं कि हमको मनई वही लगता है जो अच्छा कर्म करता है। आयो नीक की है हम भय निश्चिंत, यानी जो अच्छा करे। लख जे का अस लागे
ते आ मित्र, यानी कि जिसको ऐसा देखने में लगे वही मित्र है। कतहु देख परै जो मनई सोझ, इस प्रकार से कभी कहते हैं कि आपस में विश्वास और कर्तव्य का आधार बने, उनकी आपसी चिंता दूर हो जाए, उनके मिलन से लगे कि यही सच्चा मित्र है। इस प्रकार व्यक्ति अगर कहीं पर मिल जाता है तो देख करके मन की चिंता दूर हो जाए और मैं प्रसन्नता का अनुभव करूं, इस प्रकार से लगे जीव जुड़ाए और उतरे मन के बोझ, तो वही मित्र बन सकता है। आगे है कि राजू रीझ रहा तू लखी के चाम। राजू माने एक संबोधन किया गया, राजू कहते नहीं कि आप देखें फैजाबाद सुल्तानपुर साइड में अम्बेडकर नगर राजू कह के बोलते हैं कि राजू, और राजू का हाल है यार, इस प्रकार से, और राजू चलिया हुआ मतलब कि चलबा बाजार चलबा, इस प्रकार बोलेंगे। तो राजू रीझ रहा तू लखी के चाम, एक विशेष प्रकार की यहाँ पर कभी व्यक्ति विशेष के बारे में महत्व माध्यम से मानव जाति के ऊपर व्यंग्यात्मक प्रहार करता है कि तुम इस सुंदर शरीर को देख करके मोह रहे हो, मनई गुण ढंग देखे कथई दाम, और दहाई दीन दुख मनई एकवट जाए, और तो पहाड़ काटे कन कन कट जाए। कभी कहता है कि मनुष्य तो गुण धर्म कर्म के आधार पर प्रसन्न होता है, मनई गुण ढंग देखे कथई दाम, और दयु कीन दुख मनई एकवट जाए। मतलब जो है कभी कहता है कि और भगवान से प्रार्थना करता है कि दुख को हटा लें और अपनी कृपा करके इन मनुष्यों को एक रास्ता दिखा दें, तो फिर एक बार पत्थर के समान समाज में व्याप्त जो बुराइयां हैं वो समाप्त हो जाए। इस प्रकार से तो पहाड़ काटे कन कन कट जाए, घटे जाए परायापन की क्या भजन, परायापन घट जाए, कऊ भाई मतलब कई भाव मन कय होई, मतलब कि मनई होई के अवसर करे क्यों काय, यह सब न मिलई मनई कि मिले एक बार, लागे जैसे अपने का परिवार। कभी कहते हैं कि कहीं ना कहीं पे कभी दुखी मन से कहीं ना कहीं पे कहने का प्रयास करता है कि तुम जो है मनुष्य हो, दूसरे के मूल्यों को मत समाप्त करो, मनुष्य का शरीर दोबारा प्राप्त हो या ना हो, इसलिए आप क्या करो, सत्कर्म करो, हमेशा दूसरे का कभी बुरा मत सोचो। इस प्रकार से कभी जो है एकता का भाव जागृत करके अपना परिवार पूरे के पूरे विश्व को समझाने का जो है प्रकार से आप देखेंगे विश्व बंधुत्व की बात कर रहा है, वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहा है कभी, ठीक। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं और भी चीज़ें हैं, तो ये मैं विस्तार से यहाँ पर तो नहीं बता पाया, लेकिन फिर भी हमने इतना बता दिया कि आपकी समझ में आ गई होगी क्या बातें कह रहा है। और यहाँ पर ये तो आपने देखा होगा, ये राम मड़ैया कविता से है, जो है राम मड़ैया कविता से ये जो है क्या है कि जहाँ गायन के जो है घंटा ठनके भैंसिन का हुंकारा, घोड़वा हिंसे बघवा डहुके गधवा दिए नगारा, मतलब गधा दिए नगारा, यानी जहाँ पर क्या हो कि गायन के जो गले में घंटा लगा हो टनक रहा है, भैंस जो है वो हुंकार लगा करके अपनी आवाज़ में हुंकार लगा रही हैं, घोड़वा हिंसे यानी घोड़ा जो है अपनी आवाज़ में बोल रहा है, बाघ जो है डहुक रहा है यानी कि अपनी आवाज़ में दहाड़ रहा है, गधा नगारा दे रहा है, गधा नगाड़ा के समान चिल्ला रहा है, कुकुर उल्लू बने पहरुआ, पहरुआ यानी कुटाई करने का साधन, तो कुकुर और उल्लू जो है पहरुआ के साथ मतलब पहरुआ के तरीके से बने हुए हैं, निहुक जगह में एक प्रकार से बार बार रात में जगा रहे हैं। तो इस प्रकार से इस जगह पर मेरी राम मड़ैया बनी हुई है। पीपर बरम नीम परम भुइयाँ, यानी पीपर पर बरम जो है दिखाई मतलब कि है रहते हैं, और नीम पर भुइयाँ, नीम पर आप देखेंगे तो भूत प्रेत निवास करते हैं, जिंद प्रेत पूजा में आप देखेंगे अलग अलग स्थानों पर नीम और इस सभी के नीचे जिंद प्रेत इन सभी लोगों की जो है पूजाएँ होती हैं। जहाँ बजे रैदास के डफली, जहाँ पर रैदास की डफली जो है लग रही बजरी, नाचे कुंवर कन्हैया, जहाँ पर कुंवर कन्हैया नृत्य कर रहे हो मानो, हुएं बनी है निबियन के भीतर, वहीं पर निबियों के नीम के जो पेड़ हैं उनके भीतर में अपनी राम मड़ैया बनी हुई है। इस प्रकार से ये जो कवि है वो कहने का प्रयास करते हैं, और इस प्रकार से इस कविता की व्याख्या हमने राम मड़ैया की विस्तार से आपको बताई है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो एक बार अवश्य राम मड़ैया कविता की व्याख्या देख लीजिएगा। विस्तार से हमने राम मड़ैया कविता की व्याख्या को आपके समक्ष समझाई है, हर एक कविता के बारे में विस्तार समझाया, तो एक बार आप ज़रूर राम मड़ैया कविता के बारे में देखेंगे, यही आशा है। तो इस प्रकार से आप देख लीजिएगा राम मड़ैया कविता के बारे में। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। ओके, चलिए फिर। धन्यवाद। राम मड़ैया कविता एक बार आप देख लीजिएगा, उसमें विस्तार से हमने बता दिया सारी चीज़ें क्या कैसे कैसे तरीके से आपको क्या क्या लिखना है। ओके, तो एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा।
उसके बाद में आपको कॉपी कैसे लिखनी है एग्जाम्स में, इसको लेकर के ये वीडियो हमने बना दी पर्टिकुलर। BA BSc BCom सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोग एक बार इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और हमने इसमें हिंदी का खास करके बताया, इसलिए आप लोगों को इसको देखने के लिए बता रहा हूँ। इसमें हिंदी का जो सेकंड पेपर है आप उसमें जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, हिंदी साहित्य का इतिहास एवं काल विभाजन को लेकर के हमने अपना प्रश्न लिखा था, उसकी ये कॉपी है। तो उसको हमने किस तरीके से लिखा था आपको हमने यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है। तो आप लोग एक बार जरूर इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।